आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे मस्त झकास और जबरदस्त यहाँ पे होंगे, क्योंकि दिशा मैम आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग का वन शॉट यहाँ पे लेकर आई है। अब यहाँ पे डायरेक्टिंग के वन शॉट की बात करें, पहले तो डायरेक्टिंग चैप्टर पढ़ने से पहले ये याद रखना कि इसमें कुछ टॉपिक है जो सीबीएसई में ओमिटेड है। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग है, या तो इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन है, क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर है। ये टॉपिक सीबीएसई के सिलेबस में यहाँ पे नहीं है, तो चैप्टर पढ़ने से पहले अपना सिलेबस चेक करना, वो टॉपिक जो एग्जाम में आ रहे हैं उसको पहले फोकस करके यहाँ पे कवर कर लेना, राइट। हम अपने इसे वन शॉट में कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं। देखिए, पहले तो हम बेसिक्स ऑफ डायरेक्टिंग यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें कंसेप्ट है, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग है। पहले तो हम बेसिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे, उसके बाद हम मोटिवेशन और सुपरविजन एलिमेंट्स पे आएंगे। ठीक है, सुपरविजन का सिर्फ कंसेप्ट है तो कंसेप्ट और सुपरविजन करेंगे। उसके बाद मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन है, उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। मोटिवेशन के ऊपर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैस्लोज नीड हायरार्की एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो मैस्लोज नीड हायरार्की में मैस्लो ने ह्यूमन नीड्स को 5 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था, उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से होते हैं टाइप्स के, उसको हम कवर करेंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज लीडरशिप एंड इट्स स्टाइल्स। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है जहां पे कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप है और उसकी 3 इंपॉर्टेंट स्टाइल्स है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेज़र-फेयर। इसको हम कवर करेंगे। जो लास्ट टॉपिक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का कंसेप्ट, प्रोसेस, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, उसमें भी सब टाइप्स है, उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, दैट इज अ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर के बेटा हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कवर करते हैं द मीनिंग और द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग। बेटा मीनिंग या कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिंग। देखो, दो चीजें आप यहाँ पे समझो। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्टिंग जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स है। सबसे पहले अगर मैं डायरेक्टिंग की बात करती हूँ तो डायरेक्टिंग जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स है, जो कि है सुपरविजन प्लस मोटिवेशन प्लस लीडरशिप प्लस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट्स जो है ये मिल मिलाकर यहाँ पे द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग बनता है। लेकिन डायरेक्टिंग एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, तो हमें ये समझना है कि डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजर्स एग्जैक्टली करते क्या है। देखो बेटा, अगर मैं डायरेक्टिंग फंक्शन की बात करूं तो यहाँ पे मैनेजर्स क्या करते हैं, तो फॉर एग्जांपल लेटेस्ट है कि हमने प्लानिंग की, राइट। तो प्लानिंग में हमने चीजों की तैयारी की, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू। फिर हम कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पे आए, जहां पे हमने रिसोर्सेज अरेंज किए, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिजाइन किया, कौन से डिपार्टमेंट्स, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे ये डिसाइड किया। फिर हम थर्ड फंक्शन पे आते हैं जो कि है यहाँ पे स्टाफिंग। अब स्टाफिंग में हम वेकेंट पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको ह्यूमन रिसोर्सेज फिल करते हैं, इसीलिए इसको मैनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो अब आपके पास प्लान रेडी है, आपके पास प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रिसोर्सेज है, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स है, तो डायरेक्टिंग लेवल पे हम एग्जैक्ट काम की शुरुआत कर देते हैं। और इसीलिए जनरली हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको याद रखना है, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, क्योंकि डायरेक्टिंग फंक्शन पे ना एक्चुअल काम की शुरुआत होती है। यहाँ पे जो मैनेजर्स है, उनके जो भी एम्प्लॉयज है, सबऑर्डिनेट्स है, वर्कर्स है, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई कौन क्या काम करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी है, उनको यहाँ पे बताते हैं। काम करते वक्त कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो उनको गाइड करते हैं कि भाई इसको ऐसे नहीं, इस तरीके से कर लो। काम करने के दौरान उनको सुपरवाइज करते हैं कि वो काम को सही से कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ उनको यहाँ पे एक लीडर के तौर पे लीड करना कि भाई हम ये कर लेते हैं, इसको हम कर सकते हैं, साथ मिलकर करते हैं, तो लीड करना। और उनके साथ एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन बनाए रखना कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं आ रही, क्या करना है क्या नहीं कर रहा है, कांस्टेंट कम्युनिकेशन यहाँ पे क्लियर वे में बनाए रखना, राइट। तो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है बेटा जहां पे एक्चुअल काम की शुरुआत होती है। एंड डायरेक्टिंग फंक्शन में जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एंड साथ ही साथ उनको लीड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो अपना काम अच्छे से कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है वो यहाँ पे अचीव हो सके, राइट।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा डायरेक्टिंग को लेकर यही है कि डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग में एक्चुअल काम की शुरुआत होती है जहां पे जो सुपरवाइजर से अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स देके काम शुरू करवा देते हैं। ओके, डायरेक्टिंग का एक डेफिनेशन है बेटा जो अर्नेस्ट डेल ने यहाँ पे दिया हुआ है, और अर्नेस्ट डेल के शब्दों में अगर आप देखोगे तो डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, लोगों को बताना कि उनको क्या करना है। कैसे बताना, तो उनको हम ऑर्डर्स देते हैं, उनको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस देके हम अपने सबऑर्डिनेट्स को बताते हैं कि किसको यहाँ पे क्या काम करना है, राइट। और सिर्फ काम ही ना बताना, साथ ही साथ ये देखना कि वो जो भी काम कर रहे हैं अपने बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी में कर रहे हैं। हम उनको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते हैं, कॉन्स्टेंटली हम उनको लीड करते हैं कि वो जो भी काम को कर रहे हैं बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी में अपना 100% डाल के एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यहाँ पे करें। तो लोगों को काम करने कहना मतलब ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस देना, काम करने के दौरान वो उसको सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये चीज का ध्यान रखना, और ये कोशिश करना उनको कॉन्स्टेंट मोटिवेट करके कि वो अपने काम को एकदम 100% एफिशिएंसी के साथ करे। यही द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग कहता है, यही द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग करता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ कंसेप्ट आपके लिए क्लियर होगा। तो सबसे पहले ब्रीफ क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं जो कि है फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। बट आप इसको फीचर्स कहो, आप इसको नेचर कहो, आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स कहो, ये वन एंड द सेम है। सबसे पहला फीचर है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वापस मैं रिपीट कर देती हूँ। डायरेक्टिंग फंक्शन पे बेटा एक्चुअल काम की शुरुआत होती है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग पे हम बस बेस तैयार कर रहे हैं, काम करने के लिए जो प्लान चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, लोग चाहिए, उसकी तैयारी कर रहे हैं। काम की शुरुआत नहीं हुई है। काम की शुरुआत एक्चुअल में डायरेक्टिंग फंक्शन पे होती है जहां पे जो मैनेजर्स है अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस देके काम बताकर काम शुरू करवाते हैं, राइट। नेक्स्ट फीचर कहता है डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो बाबू, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स को काम दे दिया, ऑर्डर्स दे दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दिया, अभी वो काम करेंगे, मेरा रोल खत्म, मेरा जॉब खत्म। गलत। मैं अगर उनको काम देती हूँ, ऑर्डर्स देती हूँ, इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, वो काम शुरू करते हैं तो काम को सुपरवाइज करना पड़ता है, सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। कहीं काम अटकता है तो उनको गाइड करना पड़ता है कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये चीज सही नहीं, इसको गलत है, ये सही कर लो, राइट। कॉन्स्टेंटली उनको मोटिवेट करना पड़ता है। काम के दौरान काफी बार ऐसे होता है कि हमारा मोरल डाउन हो जाता है, हमें लगता है हमसे ये नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं आप कर सकते हो, हम आपको बोनस देंगे, हम आपको प्रमोशन देंगे, कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करना पड़ता है। तो डायरेक्टिंग कोई एक वन टाइम काम नहीं है कि एक बार आपने इंस्ट्रक्शंस दे दिए तो आपका काम खत्म हो गया। जब तक काम शुरू है, जब तक गोल अचीव नहीं होता, तब तक डायरेक्टिंग फंक्शन की जरूरत होती है। इसीलिए ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन यहां पे माना जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, नेक्स्ट फीचर पे जाते हैं जो कि कहता है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। अच्छा, एवरी लेवल मतलब मैं एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्टिंग एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कैसे होता है, तो फॉर एग्जांपल लेट अस से कि हमारा यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, राइट। तो बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए उनके सबऑर्डिनेट्स या उनके जूनियर्स कौन है, तो उनके लिए सबऑर्डिनेट्स माने तो आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गया, है ना। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स है एंड उनके लिए जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो सुपीरियर्स है। तो यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को डायरेक्ट करता है, उनको ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस देता है, उनको उनका काम बताता है और ये देखता है कि वो अपने काम को एकदम सही तरीके से करे। सिमिलरली मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करो तो उनके लिए जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे सुपरवाइजरी लेवल या तो लोअर लेवल भी कह सकते हो, तो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल के लिए सबऑर्डिनेट हो गया, तो मिडिल लेवल सुपीरियर हो गया, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट जो है वो सबऑर्डिनेट हो गया। तो इस केस में जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो ऑपरेशनल लेवल को डायरेक्ट करता है, ऑर्डर्स देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, काम बताता है, सुपरवाइज करता है, राइट। अब वही ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के लिए जो एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स है, जो कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ पे नहीं आते क्योंकि इनके पास कोई भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अगर नहीं होती है, राइट। तो जो एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स है, जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के लिए सबऑर्डिनेट्स है, तो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट इनको ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस देता है। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टिंग तो तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होता है।
टॉप लेवल मिडिल को डायरेक्ट करता है, मिडिल लोअर को करता है और लोअर वर्कर्स को करता है। तो तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे यहाँ पे डायरेक्टिंग होता है, इसीलिए हम कहते हैं डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट फ्लोस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, अच्छा ये चीज को थोड़ा एग्जांपल लेके हम यहाँ पे समझते हैं कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि डायरेक्टिंग फ्लोस डाउनवर्ड्स या तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखो, अगर मैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल है, बराबर। अब यहां पे जब आप डायरेक्टिंग की बात करोगे तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या? तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है गिविंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू द सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स देना, इंस्ट्रक्शंस देना, गाइड करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, लीड करना, इसी को तो आप डायरेक्टिंग कहते हो। लेकिन एक सुपीरियर ही हमेशा अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। जैसे अगर आपकी क्लास टीचर है तो आपकी क्लास टीचर ही आपको ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस दे सकती है ना कि बेटा कल ये लेके आना, कल ये होमवर्क करके आना, इसको ऐसे मत करना, वही तो आपको ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। कभी ये रिवर्स नहीं हो सकता है कि आप अपने टीचर को ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कि मैम ये मत पढ़ाओ, ये क्यों कर रहे हो, ये नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहां पे डायरेक्टिंग जो है उसमें ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस जो सुपीरियर होता है वही ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस अपने सबऑर्डिनेट्स को देता है, राइट। ये कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता कि सबऑर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर को ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस देता है, ये कभी नहीं हो सकता। और इसीलिए हम कहते हैं कि डायरेक्टिंग जो है वो टॉप टू बॉटम फ्लो होता है। टॉप लेवल मिडिल लेवल को डायरेक्ट करता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को करता है और ऑपरेशनल लेवल वर्कर्स को करता है। तो टॉप टू बॉटम ही हमेशा फ्लो होता है, डायरेक्टिंग हमेशा डाउनवर्ड ही फ्लो होता है। तो डायरेक्टिंग यहाँ पे सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट फ्लो होता है और इसीलिए हम कहते हैं इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट फीचर जो कि है डायरेक्टिंग इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। देखो बेटा, डायरेक्टिंग में हम लोगों को काम देते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लीड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बट क्यों करता है? डायरेक्टिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, उसका पर्पस सिर्फ एक ही है कि कंपनी के जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है हम उसको एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव कर सके। तो हम लोगों को काम देते हैं, उनसे काम करवाते हैं, ये देखते हैं कि वो अपना काम सही तरीके से करे, एफिशिएंटली करे, अपना 100% डाल के करे, सिर्फ एक ही पर्पस से, सो दैट कंपनी के जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है हम उसको यहाँ पे अचीव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज डायरेक्टिंग इज अ ह्यूमन एलिमेंट। अच्छा, ह्यूमन एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन एलिमेंट इसको यहां पे क्यों कहा जाता है? आप ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस देते हो, किसको देते हो? अपने सबऑर्डिनेट्स माने तो, एम्प्लॉयज माने तो ह्यूमंस को ही देते हो। आप सुपरवाइज करते हो, किसको करते हो? तो ह्यूमंस को ही सुपरवाइज कर रहे हो। आप मोटिवेट करते हैं, कॉन्स्टेंटली लोगों को प्रोत्साहित करते हो, मोटिवेट करते हो, किसको करते हो? ह्यूमंस को ही करते हो। तो यहाँ पे बिकॉज आप ह्यूमंस के साथ डील करते हो, उनकी एफिशिएंसी देखते हो, उनको मोटिवेट करते हो, उनको सुपरवाइज करते हो, इसीलिए हम कहते हैं कि डायरेक्टिंग में ह्यूमन एलिमेंट होता है, जहां पे आप ह्यूमंस को एक तरीके से गाइड करते हो, मोटिवेट करते हो कि वो अपना 100% परफॉर्मेंस देके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अच्छा, इंपॉर्टेंस को ही बेटा यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिंग भी कहा जाता है, तो आप इंपॉर्टेंस कहो या सिग्निफिकेंस कहो, ये दोनों वन एंड द सेम है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस कहता है कि डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, जो कि अगेन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। काफी बच्चे कहते हैं मैम ये फीचर भी है, ये इंपॉर्टेंस भी है। हाँ, फीचर इसीलिए है क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डायरेक्टिंग माना जाता है कि डायरेक्टिंग पे एक्चुअल काम की शुरुआत होती है, अदर फंक्शंस में आप काम नहीं कर रहे होते हो, सिर्फ प्रिपरेशंस कर रहे होते हो। तो डायरेक्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसको इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल काम की शुरुआत होती है। अभी तक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग में आप सिर्फ बेस बना रहे थे, आप सिर्फ प्रिपरेशंस कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस कहता है इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? देखो बेटा, हर एक डिपार्टमेंट में डिफरेंट एम्प्लॉयज है जिनके डिफरेंट काम है, डिफरेंट पोजीशंस है, डिफरेंट रोल्स है।
तो यहाँ पे डायरेक्टिंग लेवल पे जब मैनेजर्स इंडिविजुअल्स को ऑर्डर्स देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइड करते हैं, तो वो ये इंश्योर करते हैं कि सभी लोग मिलकर एक ही गोल और एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ यहाँ पे काम करें। तो हम जब लोगों को काम बताते हैं तो वो टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल ही बताते हैं। हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि आप अपना 100% बेस्ट डाल के काम को करो। वो टुवर्ड्स अ गोल ही करते हैं, गोल को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग इज अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अच्छा, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मैं पहले आपको ये समझा देती हूँ। मोटिवेशन एक इनर फीलिंग है। जब हमारा मन करता है ना कि हमें काम करना है, हमें अपना 100% देना है, नहीं हमें हार नहीं माना, नहीं हम कर सकते हैं, तो ये जो एक फीलिंग होती है ना, इसी को द फीलिंग ऑफ मोटिवेशन यहाँ पे कहा जाता है। मोटिवेशन वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है, जहां पे मैनेजर लोगों को जब कन्विंस करते हैं कि वो अपना 100% डाले, वो अपना बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स डाले, तब वो उनको डिफरेंट इंसेंटिव्स ऑफर करके, जैसे हम आपको बोनस दे देंगे, हम आपको प्रमोशन दे देंगे, हम आपका सैलरी बढ़वा देंगे, ठीक है, हम आपको बेहतर प्रोजेक्ट पे भेजेंगे, तो ये ऐसे इंसेंटिव्स देके वो वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं कि वो अपना 100% देके बेस्ट ऑफ द एबिलिटी में काम करें। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है दैट इज ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बेटा, काफी बार ना ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट जॉब रोल्स होते हैं, तो इनके बीच में क्लैशेस होना बहुत आम बात है। सब डिपार्टमेंट को अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं, सब डिपार्टमेंट के अपने डिफरेंट रोल्स होते हैं, डिफरेंट काम होता है। लेकिन डायरेक्टिंग में मैनेजर्स का काम होता है ये जो क्लैशेस है इनको यहाँ पे रिड्यूस करना, और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसको यहाँ पे सॉल्व करना। एक सिंपल से यहाँ पे एग्जांपल गिवन है। फिर एग्जांपल मान के चलो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो चाहेगा कि उनके मैक्सिमम सेल्स हो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सेल्स हो, तो वो कहेगा कि भाई मेरे को चीजें बेचनी है, मैं तो यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे ऑफर दे रहा हूँ। अरे आप ऑफर डिस्काउंट दोगे तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, काम है, वो तो पूरा हो जाएगा, आपको प्रोडक्ट बेचना है, सेल्स करना है, वो तो पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जिसको प्रॉफिट बढ़ाना है, जिसको रेवेन्यू बढ़ाना है, उसका क्या? तो फाइनेंस डिपार्टमेंट यहाँ पे अग्री नहीं करेगा, तो दोनों डिपार्टमेंट में क्लैशेस हो सकते हैं। मार्केटिंग बोलेगा नहीं मैं डिस्काउंट दूंगा, फाइनेंस बोलेगा नहीं ये सही नहीं होगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो डिपार्टमेंट वाइज क्लैशेस है, इसको सॉल्व कराना ये डायरेक्टिंग का ही काम यहाँ पे होता है, राइट। नेक्स्ट है दैट इज टू फैसिलिटेट चेंज। ठीक है, अच्छा मैं फैसिलिटेट चेंज की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टिंग कैसे चेंज को फैसिलिटेट करता है। देखो बेटा, एक चीज को समझो, बिजनेस एनवायरनमेंट तो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। कभी टेक्नोलॉजी बदलेगी, कभी इकोनॉमिक कंडीशंस बदलेगी, कभी पॉलिटिकल कंडीशंस बदलेगी, लेकिन ये चेंज को अडेप्ट करना ना, ये ज्यादा डिफिकल्ट होता है। काफी बार वर्कर्स इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इससे अडेप्ट नहीं कर पाते। तो डायरेक्टिंग के द्वारा हम लोगों को यहाँ पे समझाते हैं कि भाई ये चेंज को अडेप्ट करना क्यों जरूरी है। काफी बार उनको इंसेंटिव्स ऑफर करते हैं ये चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, ये चेंज को यहाँ पे अडेप्ट करने के लिए, जिससे वर्क प्लेस पे जो रेजिस्टेंस टू चेंज है, रेजिस्टेंस टू चेंज का मतलब क्या होता है कि मैं ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं ये एग्री नहीं करूंगी, ये जो एक रेजिस्टेंस आता है एम्प्लॉयज की तरफ से चेंज को लेकर, वो हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सुपरविजन। तो यहाँ पे ना हम 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के ऊपर जा रहे हैं, और एक एक करके ये जो चारों एलिमेंट्स है बेटा, इसको हम यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट पे जाते हैं, दैट इज द एलिमेंट ऑफ सुपरविजन। अच्छा, सुपरविजन की अगर आप बात करोगे ना, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें सिर्फ कंसेप्ट ऑफ सुपरविजन गिवन है, इसके ना नाम में ही मतलब छुपा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सुपरविजन को 2 शब्दों में ब्रेक कर देती हूं, दैट इज सुपर एंड विजन। ओके, तो बेटा सुपर का मतलब क्या होता है? तो सुपर का मतलब होता है ओवर एंड अबाउ। सुपर का मतलब क्या होता है? तो सुपर का मतलब होता है ओवर एंड अबाउ। इन अ वे आप अपना सुपीरियर, अपना बॉस भी यहां पे कह सकते हो। विजन का मतलब क्या होता है? तो विजन का मतलब होता है टू सी। क्या होता है? टू सी। तो बेटा सुपरविजन क्या है? सुपरविजन एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे आपके जो सुपीरियर्स है, मतलब जो आपसे ओहदे में बड़े हैं, जो आपके बॉस है, जो आपके सुपीरियर है, वो आपके काम को ओवरसी करते हैं। आप अपने काम को सही से कर रहे हो, जैसे ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस दिए थे वैसे ही काम को कर रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं, ये चीज के ऊपर ध्यान रखते हैं, नजर रखते हैं, और कहीं पे भी लगता है कि आप गलती कर रहे हो, कोई मिस्टेक कर रहे हो, तो वो उसको करेक्ट करने में आपकी मदद करते हैं।
तो इसी को बेटा कंसेप्ट ऑफ सुपरविजन यहाँ पे कहा जाता है, जो वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है, जहाँ पे मैनेजर्स वर्कर्स को ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस काम देने के बाद कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज करते हैं और देखते हैं कि वो अपने काम को यहाँ पे एकदम 100% एफिशिएंसी के साथ करे। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि है यहाँ पे द एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन। पहले तो बेटा मोटिवेशन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन की जरूरत कब पड़ती है? जब आपको लगता है कि आप अपना काम नहीं कर पा रहे। काफी बार काम करते करते हम थक जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम अपना काम नहीं कर पाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हमारा मोटिवेशन लो हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपके जो सुपीरियर्स है, जो मैनेजर्स है, उनकी जिम्मेदारी और रोल होता है आपको यहाँ पे मोटिवेट करना। मोटिवेट करने के कई तरीके होते हैं, डिफरेंट इंसेंटिव्स ऑफर करना। नेगेटिव मोटिवेशन भी हो सकता है, जहाँ पे पनिशमेंट्स का डर दिखाकर आपको मोटिवेट किया जाए। तरीके अनेक होता है, बट मोटिवेशन एक इनर फीलिंग है, आप इसको कभी भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये एक इनर फीलिंग है जहां पे आपको लगता है कि नहीं, आपको अपना 100% देना है, बेस्ट ऑफ द एबिलिटी में परफॉर्मेंस देना है, आप इसको यहाँ पे कर सकते हो, आपको अपनी मेहनत करते रहनी है, राइट। तो बेटा मोटिवेशन की बात करूं तो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज को इंकरेज एंड इंस्पायर करना कि वो अपना 100% परफॉर्म करके, अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटी में काम करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। जैसे मैंने कहा कि मोटिवेशन एक इनर फीलिंग है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, आप किसी को कभी भी जबरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकते। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप लोगों को इंड्यूस करते हो। इंड्यूस मतलब एक तरीके से आप कन्विंस करते हो कि वो यहाँ पे अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटी में काम करके, यहाँ पे एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली काम करके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उसको यहाँ पे अचीव कर सके। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। मोटिवेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको यहाँ पे कवर करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मोटिव, मोटिवेटर्स एंड मोटिवेशन। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं मोटिव की बात करूं तो बेटा मोटिव मतलब एक पर्पस होता है। मैं अगर कोई भी काम कर रही हूँ या कोई भी काम में अपना 100% दे रही हूँ या अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटी में काम कर रही हूँ, तो इसके पीछे मेरा एक पर्पस होगा, कोई गोल होगा, कोई मोटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट है जो दिन में 12 घंटा 14 घंटा पढ़ाई करता है पूरे डेडिकेशन के साथ, सारा जो सोशल मीडिया है सब उससे दूर रहता है, उसके पीछे एक स्टूडेंट का मोटिव होता है कि उसको यहाँ पे कोई प्रोफेशनल एग्जाम है वो क्लियर करनी है, या फिर उसको अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, या उसको हायर परसेंटेज के साथ बोर्ड एग्जाम पास करना है, या उसको सीयूईटी के द्वारा एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो एज एन एम्प्लॉय आपका मोटिव होना बहुत जरूरी है। ये मोटिव प्रमोशन हो सकता है, ये मोटिव एक बेटर लाइफ हो सकती है, ये मोटिव एक इंक्रीमेंट इन सैलरी हो सकती है, ये मोटिव एक स्टेटस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोटिव होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास मोटिव नहीं है, अगर आपके पास पर्पस नहीं है, तो आप मोटिवेट नहीं हो सकते। ठीक है, सेकेंड पे जाते हैं, दैट इज मोटिवेशन। बेटा मोटिवेशन ना एक प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जिससे आप लोगों को इंस्पायर करते हो, जिससे लोगों को कन्विंस करते हो कि वो एक पर्टिकुलर वे में यहाँ पे बिहेव करे। तो जब मैं कहती हूँ कि एज अ मैनेजर आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, तो मोटिवेट करना मतलब एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो जिससे आप उनको डिफरेंट इंसेंटिव्स ऑफर करके, उनसे बातचीत करके उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो कि वो अपने 100% बेस्ट परफॉर्मेंस देके यहाँ पे अपना काम करे, टारगेट्स को मीट करे, कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करे। तो ये प्रोसेस है, याद रखना। ओके, लास्ट पे जाते हैं, दैट इज द मोटिवेटर्स। अच्छा, मोटिवेटर्स का मतलब क्या होता है? अगर मुझे किसी को मोटिवेट करना है, एक एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, तो माँ बाप को उसको मोटिवेट करना है कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, पूरे मन लगन से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेकर आए, एग्जाम क्लियर कर ले। तो वो यहाँ पे कैसे मोटिवेट करेंगे? तो मोटिवेट करने के लिए हम डिफरेंट इंसेंटिव्स ऑफर कर सकते हैं, या तो पनिशमेंट भी एक तरीका ऑफ मोटिवेशन होता है। अब देखो, एक चीज को यहाँ पे समझो, मोटिवेटर्स की बात करूं बेटा, तो मोटिवेटर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, राइट। मोटिवेटर्स जो है, मोटिवेटर्स 2 टाइप के होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव मोटिवेटर्स एंड दूसरा हम कहते हैं दैट इज नेगेटिव मोटिवेटर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को यहाँ पे मोटिवेट करना है कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, मन लगन से पढ़ाई करे, तो एक तरीका होता है कि हम उसको कहते हैं कि भाई तू अच्छे से पढ़ाई कर ले, तेरे 100% आ गए या तेरे 95% आ गए तो हम तेरे को बाइक लेके देंगे, हम तेरे को मोबाइल लेके देंगे, हम तेरे को PS5 लेके देंगे। तो ये एक तरीका होता है मोटिवेट करने का। दूसरा होता है दैट इज नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन में हम डर दिखाकर, पनिशमेंट दिखाकर मोटिवेट करता है। बड़ा पढ़ाई कर रहा है कि मैं आऊं मैं
देख मेरा ध्यान है तेरे पे, दिखा ना मेरे को, तू पढ़ाई नहीं कर रहा है तो देख तेरा फोन वोन सब बंद कर दूंगा, इंटरनेट सब कनेक्शन कटवा दूंगा। हाँ, तो बेटा यहाँ पे जब आप पॉजिटिव मोटिवेशन की बात करते हो तो पॉजिटिव मोटिवेशन में हम यहाँ पे रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं मोटिवेशन करने के लिए, जबकि नेगेटिव मोटिवेशन में हम यहाँ पे पनिशमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो क्या चीज से आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो उसी को यहाँ पे मोटिवेटर्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पे फीचर्स ऑफ मोटिवेशन कवर करेंगे। बाबू फीचर्स कहो या इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन कहो, ये वन एंड द सेम है। अगर आप कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन अच्छे से कर लेते हो ना तो उसके फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स उसी में छुपे हैं। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो फीचर्स आसान हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला फीचर कहता है कि मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। साइकोलॉजिकल फिनोमेना का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मोटिवेशन अंदर से आता है, मतलब वो एक इनर फीलिंग है जहां पे आपका खुद का मन करता है कि नहीं आपको काम करना है, नहीं आपको परफॉर्मेंस देनी है, नहीं आपको ये मेहनत करनी है, आपका खुद का मन करता है। कोई ये चीज जबरदस्ती जोर जबरदस्ती से नहीं कर सकता, या ऐसे नहीं है कि कुछ आपको खाना दे दिया या कोई चीज दे दी तो उससे मोटिवेशन आ गया। नहीं, जब तक आपका अंदर से मन नहीं करता ना तब तक ये मोटिवेशन नहीं आ सकता है। तो मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, इसको कोई भी जबरदस्ती पर्पसफुली नहीं कर सकता। आप डिफरेंट इंसेंटिव्स ऑफर करके लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर सकते हो, उनको कन्विंस पर्सुएट करने की कोशिश कर सकते हो कि वो अपना 100% दे के यहाँ पे अपनी जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे करे, अपना यहाँ पे एफिशिएंटली अपने कंपनी का काम करे, जिससे कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो यहाँ पे अचीव हो सके। ठीक है, नेक्स्ट फीचर पे जाते हैं जो कि कहता है कि मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। हम अपने एम्प्लॉयज को एज अ मैनेजर क्यों मोटिवेट करता है? मोटिवेट करने का कारण या पर्पस एक ही होता है कि हम जब लोगों को मोटिवेट करते हैं वो यहाँ पे मोटिवेटेड होके टुवर्ड्स द गोल अपना 100% बेस्ट ऑफ द एबिलिटी में काम कर पाता है। तो जब आप मोटिवेटेड हो, अपना 100% बेस्ट देके यहाँ पे काम करोगे तो चांसेस के ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव होंगे, वो काफी बढ़ जाते हैं। तो मोटिवेशन एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर देता है, मतलब आप गोल की तरफ ज्यादा फोकस रहते हो, ज्यादा काम करते हो, जिससे गोल्स अचीव होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट फीचर कहता है कि मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, जो ऑलरेडी यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ। मोटिवेशन करने के लिए आप रिवॉर्ड्स अवार्ड्स भी दे सकते हो, मोटिवेशन करने के लिए पनिशमेंट्स, डांटना, ठीक है, ये चीजें भी इस्तेमाल हो सकती है। तो रिवॉर्ड्स देकर, अवार्ड्स देकर अगर आप मोटिवेशन कर रहे हो तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन। डर दिखाकर, पनिशमेंट्स देकर मोटिवेट कर रहे हो तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट जो कि है मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। देखो बेटा, मोटिवेशन में हम लोगों के साथ, ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हैं। अब हर व्यक्ति जो है उसकी नीड्स है, उनकी वांट्स है, उनकी सोच है, ये अलग अलग होती है। तो कौन सी चीज कौन से एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगी, कौन से रिवॉर्ड से एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, ये पता करना, उसे यूज करना काफी डिफिकल्ट होता है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसलिए हम कहते हैं मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि सारे जो आपके सबऑर्डिनेट्स है वो किस चीज से मोटिवेट होंगे, उनके लिए क्या रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स यूज करने चाहिए, ये पता करना, सोचना, समझना, इट इज कॉम्प्लेक्स, इट इज डिफिकल्ट। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट जो कि कहता है मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूअस एंड डायनामिक प्रोसेस। देखो, मोटिवेशन को डायनामिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि टाइम एंड अगेन आपको अपनी मोटिवेशन की टेक्निक चेंज करनी पड़ती है। अगर आपने एक एम्प्लॉय को पहले यहाँ पे बोनस देकर मोटिवेट किया या बोनस के द्वारा मोटिवेट किया, हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम बोनस से मोटिवेट ना हो, तो कोई और इंसेंटिव, कोई और रिवॉर्ड का आपको इस्तेमाल करना पड़े। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिवॉर्ड से लोग मोटिवेट होते हैं, डिफरेंट लोगों की नीड्स अलग होती है, वो डिफरेंट चीजों से मोटिवेट होते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक डायनामिक प्रोसेस है। लेकिन लोगों को कंटिन्यूसली मोटिवेट करना एज अ मैनेजर ये जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार मोटिवेट किया, अभी ये 6 महीने चलेगा, 6 महीने बाद वापस मोटिवेट करेंगे। नो, कांस्टेंट मोटिवेशन की जरूरत होती है, और इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि मोटिवेशन जो है यहाँ पे एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट जो कि है मैस्लोस नीड हायरार्की। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार केस स्टडी के तौर पे, आइडेंटिफाई द टर्म्स के तौर पे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, मैस्लोस नीड हायरार्की की बात करें तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है।
अब्राहम मैस्लो ने ह्यूमन नीड्स को 5 डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे क्लासिफाई किया था। तो आप कहते हो आपको लोगों को मोटिवेट करना है, मोटिवेट करने के लिए उनकी क्या नीड्स है, क्या चीजों से वो मोटिवेशन हो सकते हैं, ये समझना यहाँ पे जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन की जो नीड्स है उसको नॉर्मल के सिनेरियो में आप 5 डिफरेंट लेवल्स में क्लासिफाई कर सकते हो। जब तक यहाँ पे ह्यूमन लेवल 1 नीड अपनी पूरी नहीं करता तब तक वो लेवल 2 पे यहाँ पे नहीं जाता, जब तक लेवल 2 पूरी नहीं करता वो लेवल 3 पे नहीं जाता, एंड सो ऑन। तो एक ह्यूमन कौन से मैस्लोज नीड हायरार्की के लेवल पे है उसके मुताबिक आप उनको क्या इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स देकर मोटिवेट कर सकते हो, ये आप यहाँ पे पता कर पाओगे। ठीक है, तो पांचों लेवल ऑफ नीड्स को यहाँ पे डिटेल में हम कवर करते हैं। सबसे फर्स्ट लेवल ऑफ ह्यूमन नीड्स है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब काफी बच्चे जो है ना इसको एग्जाम में लिख कर आते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स, और जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स की अगर हम बात करेंगे तो फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब मोस्ट बेसिक नीड्स हो जाती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना रोटी, कपड़ा, मकान, तो उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। आप अगर काम कर रहे हो, आप नौकरी करते हो, पैसा कमाते हो, ठीक है, पैसा आने के बाद सबसे पहले आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी करते हो। जैसे घर में खाना नहीं है तो खाना लेकर आते हो, रहने के लिए एक छत चाहिए होती है, पहनने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं, बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन आप यहाँ पे देखते हो, तो पहले आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी करते हो। ऐसा नहीं होता ना कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और आप जाके गाड़ी खरीद के आते हो, ऐसे तो नहीं होता है। तो सबसे बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन होती है दैट इज अ फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो इंसान अर्न करना शुरू करेगा, पैसा कमाना शुरू करेगा ना, तो वो सबसे पहले अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स, मोस्ट बेसिक नीड्स जो होती है रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, इसको पूरा करेगा। एक बार ये नीड पूरी हो गई फिर हम सेकेंड लेवल ऑफ नीड्स पे जाएंगे जिसको हम कहते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। क्या कहते हैं? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। ठीक है, तो आप अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स की बात करोगे तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, एक तो याद रखना कि फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होने के बाद ही आप उस लेवल पे जाओगे। ठीक है, अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में यहाँ पे क्या होता है कि आपने अपनी बेसिक नीड्स तो पूरी कर ली, फिर आप फ्यूचर सिक्योरिटी के बारे में सोचते हो, है ना, कि आज तो मैं कमा रहा हूं, मेरी बेसिक नीड चल रही है, कल उठ के मैं नहीं कमा पाऊंगा, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर मेरी नीड्स का क्या? तो फ्यूचर सिक्योर करना है, इंश्योरेंसेस देने हैं, हेल्थ इंश्योरेंस देना है, फ्यूचर के लिए बचत करनी है, सिक्योर जॉब चाहिए जिसमें पेंशन वेंशन मिले, तो इसमें आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स पे आ जाते हो। एक बार आपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स को यहाँ पे पूरा कर दिया, फिर आप थर्ड लेवल ऑफ नीड पे यहाँ पे चले जाते हो जिसको हम कहते हैं नीड फॉर बिलोंगिंगनेस। ठीक है, नीड फॉर बिलोंगिंगनेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ह्यूमन ना एक सोशल एनिमल है, तो एज अ सोशल एनिमल या एज अ सोशल बीइंग हमें यहाँ पे जरूरत होती है लोगों से बातचीत करने की, उनके साथ रहने की, ग्रुप्स में रहने की, दोस्ती करने की, रिश्ते बनाने की, उनके साथ बाहर जाने की। तो यहाँ पे नीड फॉर बिलोंगिंगनेस में जहाँ पे आपने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया, फ्यूचर के लिए बचत कर लिया, फिर ग्रुप्स बनाना, ग्रुप्स में घूमने जाना, लोगों के साथ यहाँ पे बाहर जाना, मूवीज जाना, होटल्स जाना, ये चीजें आप यहाँ पे शुरू करते हो। तो ग्रुप्स बनाते हो, बॉन्ड्स बनाते हो, फ्रेंड सर्कल्स बनाते हो, इसके ऊपर हम यहाँ पे फोकस करना चालू कर देते हैं, सोशलाइज करना हम यहाँ पे चालू कर देते हैं। ठीक है, एक बार ये नीड भी आपकी पूरी हो गई, फिर आप फोर्थ लेवल ऑफ नीड पे जाते हो जिसको हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम नीड्स। अच्छा, याद रखना जो सेल्फ एस्टीम नीड्स है ना, वो यहाँ पे फोकस करता है ईगो सेटिस्फैक्शन पे। किस पे फोकस करता है? तो ईगो सेटिस्फैक्शन पे यहाँ पे फोकस करता है। तो सेल्फ एस्टीम नीड्स का मतलब क्या होता है कि अब मेरे पास बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए पैसा है, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो गया है, बहुत सारे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, मेरे बहुत सारे सोशल ग्रुप्स है, अब मुझे ना समाज में एक ऐसे इज्जत चाहिए होती है, ऐसे हो गया था ना, एक इज्जत मिलनी चाहिए, एक पोजीशन होनी चाहिए, लोगों में मेरा नाम होना चाहिए। तो सेल्फ एस्टीम नीड्स पे हम ईगो सेटिस्फैक्शन पे काम करता है। इसमें हमें पैसा नहीं चाहिए, इस पे हमें बोनस नहीं चाहिए, इस पे हमें ना एक नाम चाहिए कि हमारा लोग यहाँ पे नाम रखे, एक तरीके से मतलब कहते हैं ना कि समाज में मेरी इज्जत होनी चाहिए, लोग मुझे पहचानने चाहिए, मेरा एक नाम होना चाहिए, एक रिकग्निशन होनी चाहिए। इसके ऊपर हम यहाँ पे फोकस करना शुरू करता है। ओके,
उसके बाद लास्ट एंड द मोस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड यहाँ पे कौन सी होती है? तो मोस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड की अगर मैं बात करूंगी तो दैट इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। कौन सी? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। बेटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की अगर आप बात करोगे ना तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड होती है। यहाँ पे एक व्यक्ति कहता है कि भाई जिंदगी का मेरा जो पर्पस है, जो मैं पाना चाहता था या पाना चाहती थी, वो मैं पा चुका, वो मैं बन चुका। इसके बाद कोई भी चीज उसको मोटिवेट नहीं कर सकती। अब जाहिर सी बात है बहुत कम लोग इस लेवल पे पहुंच पाते हैं, क्योंकि हम है ना सेल्फ एस्टीम पे ही अटक जाते हैं, और पैसा और पैसा और पहचान और नाम, इसी पे अटक जाता है। बट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब मैं जो बनना चाहता था, जो पाना चाहता था, सब मैंने पा लिया और अब कोई भी चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। तो ह्यूमन नीड से 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई होती है। आप कौन से लेवल पे हो उस हिसाब से मैनेजर्स आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स ऑफर करते हैं, राइट। और उसी से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है? एस्टीम नीड्स आर कंसर्न्ड विद डैश। तो बेटा एस्टीम नीड्स कहो, सेल्फ एस्टीम नीड्स कहो, ये वन एंड द सेम है। तो एस्टीम नीड्स का किस चीज से कंसर्न होता है या किस चीज से लेना देना होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ईगो सैटिस्फैक्शन, राइट। तो ईगो सैटिस्फैक्शन आपको मिलता है रिकॉग्निशन से। देखो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं गिवन था, इसलिए मैं क्वेश्चन पर्पसफुली करा रही हूँ। सेल्फ एस्टीम नीड्स ईगो सैटिस्फैक्शन पे फोकस करता है। ईगो सैटिस्फैक्शन कब मिलता है? जब आपको एक पहचान मिलती है, कोई रिवॉर्ड, कोई अवार्ड, कोई रिकॉग्निशन आपको यहाँ पे मिलता है, राइट। तो ये जो रिकॉग्निशन है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रिकॉग्निशन है, रिवॉर्ड्स है, अवार्ड्स है, ये हमारी सेल्फ एस्टीम नीड्स को पूरी करता है। ये ईगो सैटिस्फैक्शन एक एम्प्लॉय को देता है, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं, जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स मतलब जो अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स एक्सेट्रा आप लोगों को ऑफर करते हो, एम्प्लॉयज को ऑफर करते हो, उनको मोटिवेट करने के लिए। अब लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम जो इंसेंटिव्स ऑफर करते हैं उसको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मॉनेटरी इन नेचर होते हैं। याद रखना ये जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है ये मॉनेटरी इन नेचर होते हैं। माने तो आप ये इंसेंटिव्स को मनी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सैलरी एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है, तो कितनी सैलरी है आप पैसों में तोल सकते हो। 1 लाख सैलरी है, 50,000 सैलरी है, 70,000 सैलरी, आप पैसों में तोल सकते हो। तो कोई भी ऐसा इंसेंटिव जिसको मनी वैल्यू में मेजर किया जा सकता है, जो मॉनेटरी टर्म्स में होता है, ऐसे सारे इंसेंटिव्स को हम फाइनेंशियल इंसेंटिव कहते हैं। पर्पस एक ही होता है, लोगों को मोटिवेट करना कि वो अपने बेस्ट ऑफ द एबिलिटी में परफॉर्म करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स यहाँ पे अचीव करें, ठीक है। अगर मैं डिफरेंट टाइप्स या कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करूं, अगर मैं डिफरेंट टाइप्स एंड कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात करूं, तो उसमें एक है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज पे एंड अलाउंस। देखो पे एंड अलाउंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है जिससे लोग यहाँ पे मोटिवेट होता है। तो इंसान हर दिन ऑफिस जाता है, हर दिन अपना काम करता है, क्यों करता है? कि भाई हमें ना मंथ के एंड में यहाँ पे सैलरी मिले। तो सैलरी है, वेजेस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है जो वर्कर्स को मोटिवेट करता है कि वो हर दिन जाए, अपना काम पूरा करे, अपने टारगेट को यहाँ पे पूरा करे। अब ये जो पे एंड अलाउंसेस है इसमें सैलरी है, वेजेस है, आने जाने के लिए आपको पैसा मिलता है, डियरेंस अलाउंस कहते हैं जिसको, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है। आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है प्रॉफिट शेयरिंग। अच्छा प्रॉफिट शेयरिंग की बात करूं ना तो ये कंसेप्ट कैसे काम करता है पहले तो आप यहाँ पे ये समझो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कोई एक कंपनी है, कंपनी का हम नाम ले लेते हैं एबीसी लिमिटेड, ठीक है। कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। अब कंपनी यहाँ पे 2023-24 की बात करें, कंपनी 2023-24 में यहाँ पे मान के चलो 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाती है। 2023-24 में कंपनी जो है 10 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट कमाती है ना। अब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कहती है कि अगर नेक्स्ट ईयर 2024-25 में हमारा टारगेट प्रॉफिट है, लास्ट ईयर हमने 10 करोड़ कमाया था, तो इस साल हमारा टारगेट प्रॉफिट है कि कम से कम हम 12 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे। मतलब 20% जो है हमारा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, ये हमारा यहाँ पे टारगेट है, ये जो है हमारा यहाँ पे गोल है, राइट। लेकिन मान के चलो आपने ज्यादा मेहनत की, आपने ज्यादा एफर्ट्स डाले और आपकी मेहनत के कारण जो प्रॉफिट है वो 12 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। अगर प्रॉफिट जो है
वो मोर देन 12 करोड़ हो गया, है ना। तो ओवर एंड अबाउ जितना भी अमाउंट है, मान के चलो 12 करोड़ के बदले 13 करोड़ हो गया, तो 1 करोड़ एक्सेस है, ज्यादा आपने यहां पे प्रॉफिट कमा के दिया। तो ये जितना भी ओवर एंड अबाउ का आपका अमाउंट है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। तो ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो आपको ही ज्यादा पैसा मिलेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 2024-25 में कंपनी ने टोटल यहां पे 15 करोड़ का प्रॉफिट किया। कितने का प्रॉफिट किया? तो 15 करोड़ का प्रॉफिट किया। टारगेट था यहां पे 12 करोड़। 3 करोड़ जो है हमने एडिशनल प्रॉफिट किया, तो यहां पे ये 3 करोड़ एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब इसमें कोई एक एम्प्लॉय था एक्स, राइट, तो उसकी सैलरी थी मान के चलो 1 लाख रुपीस पर मंथ। कितनी थी? तो 1 लाख रुपीस पर मंथ, प्लस उसको ये प्रॉफिट शेयर मिला। सैलरी तो मिलेगी, सैलरी के ऊपर आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट शेयर भी मिला। मान के चलो कि उसके हिस्से में यहाँ पे 30,000 रुपए आए, है ना, तो उसको यहाँ पे टोटल 1,30,000 रुपए मिल गए, जो यहाँ पे उसकी नॉर्मल सैलरी से ज्यादा है। तो प्रॉफिट शेयरिंग में हम बेसिक कंसेप्ट अपनाते हैं। एम्प्लॉयज को कहते हैं आप ज्यादा मेहनत करो, अगर आप मेहनत करोगे जिससे कंपनी के गोल्स अचीव होंगे, ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट का एक हिस्सा हम आपको भी दे देंगे। इक्वली नहीं बांटा जाता कि जितने लोग हैं सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, जिसकी एग्जिस्टिंग सैलरी और पोस्ट है उस हिसाब से प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन प्रॉफिट को यहां पे डिस्ट्रीब्यूट जरूर किया जाता है। मतलब हम बेसिकली एक ही कंसेप्ट कहते हैं कि भाई तुम ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा काम करो, तो तुमको भी हम यहाँ पे प्रॉफिट का एक हिस्सा दे देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे को पार्टनरशिप, जिसको स्टॉक ऑप्शन भी यहाँ पे कहा जाता है। एक लौता ऐसा इंसेंटिव है जो आपको यहाँ पे वन ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी यहाँ पे बना सकता है। ठीक है, तो को पार्टनरशिप या तो स्टॉक ऑप्शन में हम एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसमें जो भी हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं उनको हम कंपनी के शेयर्स ऑफर करते हैं। देखो बेटा, आपने कंपनी के शेयर्स लिए मतलब आप शेयर होल्डर हो गए। शेयर होल्डर मतलब वन ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी हो, राइट। तो हम यहाँ पे कंपनी के जो शेयर्स है अपने एम्प्लॉयज को मार्केट से काफी कम प्राइस पे यहाँ पे ऑफर करते हैं। तो हम उनको एक तरीके से शेयर्स ऑफर करके कंपनी का शेयर होल्डर बनाते हैं, जिससे वो वन ऑफ द ओनर्स बन जाते हैं। अब ओनर का बेनिफिट है, जब कंपनी ग्रो करेगी तो वो खुद एफर्ट्स डाल के कंपनी की ग्रोथ, कंपनी के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। तो शेयर्स मिलकर शेयर होल्डर बनके एक ओनरशिप की फीलिंग आती है। ओनर्स को पता होता है कि हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, उसमें ही हमारा बेनिफिट है, हमारे शेयर के प्राइसेस ग्रो करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेगा। तो इस तरीके से उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, वो एक तरीके से मोटिवेट भी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि है बोनस। अच्छा, बोनस या तो ईयरली होता है या तो फेस्टिवल बोनस होता है। ठीक है, तो बोनस की बात करें तो बोनस एक तो होता है फेस्टिवल सीजन पे जो आपको मिलता है, जैसे दिवाली बोनस है या क्रिसमस बोनस है, तो एक आपको फेस्टिवल वाइज यहाँ पे बोनस मिलता है। दूसरा होता है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं ईयरली बोनस। अब ईयरली बोनस एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं कि आपका ईयरली बोनस है दैट इज मैक्सिमम 2 लाख रुपीज subject to your performance during the academic or financial year। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली मैं एम्प्लॉय को क्या कह रही हूं कि मैं आपको साल का 2 लाख रुपया मैक्सिमम बोनस दूंगी, बट ये बोनस अमाउंट है वो वेरी करेगा, ये सब्जेक्टेड होगा टू योर परफॉर्मेंस। मतलब साल भर आपने एकदम अच्छा परफॉर्मेंस किया तो मैं आपको 2 लाख रुपया साल के अंत में बोनस दे दूंगी। अगर आपने ठीक ठीक परफॉर्मेंस किया तो मैं 2 लाख में से आपको 1.5 लाख या 1 लाख रुपया भी दे सकती हूँ। बहुत खराब परफॉर्मेंस किया तो 2 लाख में से मैं आपको सिर्फ 20,000 भी दे सकती हूँ। तो यहाँ पे ये जो परफॉर्मेंस बोनस होता है ये एक तरीके से साल भर का आपका जो काम है, जो परफॉर्मेंस है, उससे लिंक्ड होता है। अगर आप अच्छा काम करते हो, बहुत बेहतरीन काम करते हो, तो आपको पूरा बोनस यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है,
चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम। ये डायरेक्टली आपका जो एफडब्ल्यू टेलर का टेक्निक है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, उससे ही यहाँ पे रिलेटेड है। तो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम यहाँ पे क्या कहता है कि एम्प्लॉयज को हम एक टारगेट दे देंगे, जो एम्प्लॉय टारगेट पूरा करेगा उसको हम ज्यादा पे आउट करेंगे, जो एम्प्लॉय टारगेट पूरा नहीं करेगा उसको हम कम पे आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि मैंने अपने वर्कर्स को यहाँ पे एक टारगेट दे रखा है कि उनको जो है 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं पर मंथ। मैंने अपने वर्कर्स को एक टारगेट दे रखा है कि उनको 100 यूनिट्स पर मंथ यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, दो वर्कर्स है, वर्कर ए एंड वर्कर बी। अब वर्कर ए जो है यहाँ पे 102 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, तो मैंने उसको बोला आपने टारगेट पूरा किया, मैं आपको 20 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से पे करूंगी, राइट। बी वर्कर जो है वो सिर्फ यहाँ पे 80 यूनिट्स बनाता है, तो मैंने उसको बोला भाई आपने टारगेट पूरा नहीं किया तो मैं आपको यहाँ पे 15 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से पे करूंगी। तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर, कि भाई जो यहाँ पे मेरा एफिशिएंट वर्कर है, ठीक है, जो टारगेट पूरा करता है उसको मैं ज्यादा पे आउट करूंगी, जो इनएफिशिएंट है, जो टारगेट पूरा नहीं करता है, उसको मैं यहाँ पे कम पे आउट करूंगी, राइट। तो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम बेसिकली काम करता है कि वर्कर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, तो उसको ज्यादा रेट से पे करो, और जो वर्कर इनएफिशिएंट है, जो टारगेट पूरा नहीं कर पाते, उसके हम यहाँ पे जो पर यूनिट जो वेजेस होते हैं उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, कम पैसा देता है। अब इससे क्या होता है, जैसे मेहनत करके टारगेट पूरा किया, वो मोटिवेट होता है कि मैं और मेहनत करूंगा तो और कमाऊंगा। जो टारगेट पूरा नहीं करता, जो एफिशिएंट नहीं है, वो भी मोटिवेट हो जाता है कि कल मैं भी मेहनत करूंगा, 100 यूनिट्स बनाऊंगा तो मुझे भी ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे कमीशन। अब कमीशन जनरली काम करता है सेल्स वालों के लिए कि भाई आपके लिए एक टारगेट है, टारगेट पूरा करोगे तो पर प्रोडक्ट आपको यहाँ पे कमीशन देंगे। एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कोई यहाँ पे एक सेल्समैन है ना। अब ये सेल्समैन किस चीज का है, तो लेटर से हम एग्जाम्पल लेते हैं कि इनका काम है यहाँ पे मोबाइल फोन्स को बेचना, ठीक है। तो मैंने इनको कहा कि देखो भाई हर महीने हम आपको यहाँ पे 50,000 सैलरी देंगे, हर महीने हम आपको 50,000 सैलरी देंगे, प्लस आपका जो भी टारगेट है, लेटर से कि आपका टारगेट है महीने के 50 फोन्स बेचना, 50 फोन्स पर मंथ आपको यहाँ पे बेचना है, ये आपका टारगेट है। इससे ऊपर जो भी आप बेचोगे उसमें हम आपको 10% पर फोन कमीशन देंगे, ठीक है। मतलब मैंने 50 फोन बेच दिए, 50 फोन के ऊपर अगर बेचा, लेट अस से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक महीने में 60 फोन्स बेचे, ठीक है, तो यहाँ पे 50 फोन्स तो मेरा टारगेट था, मैंने उससे एक्स्ट्रा 10 फोन बेचे, तो ये 10 फोन की वैल्यू मिल मिलाकर मान के चलो 1 लाख रुपया है। तो इसका जो 10% है वो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 10,000 रुपीज। ये 10,000 रुपीज मुझे यहाँ पे एडिशनल कमीशन के तौर पे मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे 50,000 तो मिलेगा प्लस 10,000 यहाँ पे कमीशन मिलेगा, तो उस महीने मेरे को यहाँ पे टोटल 60,000 रुपीज मिलेंगे। तो इससे क्या होता है, जो सेल्स वाले हैं मोटिवेट हो जाते हैं कि वो ज्यादा एफर्ट्स डाल के ज्यादा सेल्स करे, सेल्स ज्यादा होगा तो कंपनी का भी फायदा है, प्लस सेल्स पर्सन का भी फायदा है कि मैं अगर ज्यादा बेचता हूं तो मुझे सैलरी के अलावा एडिशनल कमीशन भी मिलता है पर प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अच्छा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे काम कर रहे हो, अब मोस्ट केसेस में ये ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए वैलिड होता है कि आप अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो जॉब से रिटायर होने के बाद आपको पेंशन है, ग्रेचुइटी है, प्रोविडेंट फंड है, ये चीजें यहाँ पे मिलती है। ग्रेचुइटी नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए भी लागू होता है कि आप एक 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ग्रेचुइटी अमाउंट मिलता है जब भी आप नौकरी को छोड़ते हो। तो ये भी एक तरीके से एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है, क्योंकि पेंशन है या ग्रेचुइटी है या प्रोविडेंट फंड अमाउंट है, ये डायरेक्टली आपके सैलरी से प्रोपोर्शनल होता है। तो ज्यादा सैलरी है तो ग्रेचुइटी भी ज्यादा मिलेगी, ज्यादा सैलरी है तो आपका पेंशन भी ज्यादा होगा। तो ज्यादा मेहनत करके हायर पोजीशन पे जाओगे, ज्यादा सैलरीज होगी तो ज्यादा पेंशन, ज्यादा ग्रेचुइटी आपको यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज पर्क्स। बेटा पर्क्स को ही यहाँ पे पर्क्विसाइड्स भी कहा जाता है,
ठीक है, और इसी का जो दूसरा नाम है इसको हम यहाँ पे फ्रिंज बेनिफिट्स भी कहते हैं। तो पर्क्स, पर्क्विसाइड्स या फ्रिंज बेनिफिट्स एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले तो अगर आप पर्क्स की बात करो तो पर्क्स, पर्क्विसाइड्स या फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब होता है जहां पे कंपनी आपको एडिशनल फैसिलिटीज दे रही है। अब इसमें कंपनी आपको डायरेक्टली पैसा तो नहीं देती, बट आपका कोई कॉस्ट है उसको कंपेंसेट कर देती है। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपको ऑफिस आने जाने के लिए कंपनी ने गाड़ी दे दी, तो आने जाने का आपका जो खर्चा है वो बच गया। कंपनी की कार है, कंपनी का खर्चा है, तो उनके खर्चे पे आप यहाँ पे ऑफिस आना जाना करोगे, आपका कॉस्ट सेव हो रहा है। कंपनी ने आपके बच्चों की पढ़ाई स्पॉन्सर कर दी, अब वो स्पॉन्सर नहीं करते, आप तो बच्चों को फिर भी पढ़ाते, तो आपका जो कॉस्ट है वो सेव होकर कंपनी का कॉस्ट जा रहा है। तो आपका कोई भी कॉस्ट यहाँ पे कंपेंसेट करना, आने जाने के लिए गाड़ी देना, रहने के लिए घर देना, अपने और अपने परिवार के लिए मेडिकल इंश्योरेंसेस देना, बच्चों की पढ़ाई स्पॉन्सर करना, इसको हम कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स, पर्क्स या तो पर्क्विसाइड्स। ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट्स, पर्क्स या तो पर्क्विसाइड्स एडिशनल फैसिलिटीज होती है जिससे एम्प्लॉइज का तो कॉस्ट बचता है बट कंपनी का कॉस्ट जाता है। ओके, आगे आते बेटा फिर टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपके यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। बेटा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करोगे ना तो ये ऐसे इंसेंटिव्स है जिनको मनी में आप नहीं मेजर कर सकते या मॉनिटरी टर्म्स में जिनको आप यहाँ पे नहीं मेजर कर सकते, राइट। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करोगे, भले इनको मनी में मेजर नहीं कर सकते बट ये भी एक मीन्स ऑफ मोटिवेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी एम्प्लॉय को अवार्ड दे दिया, ट्रॉफी दे दी, मेडल दे दिया, राइट, तो ये एग्जांपल ऑफ नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव है। आप इसको मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते बट ये एक एम्प्लॉय को जरूर मोटिवेट करता है। तो कोई भी ऐसा इंसेंटिव जो मोटिवेट कर सकता है बट जिसको मनी वैल्यू में नहीं मेजर कर सकते उसको हम कहते हैं नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव। अब इसमें सबसे पहला कैटेगरी है दैट इज स्टेटस। इस स्टेटस का मतलब होता है बेसिकली आपको एक पोजीशन दे देना। फॉर एग्जांपल मान के चलो क्रिकेट टीम है, आप क्रिकेट टीम के कैप्टन हो, तो कैप्टन मतलब एक स्टेटस हो जाता है, एक पोजीशन हो जाता है जहां पे दूसरों की कंपैरिजन में आपकी अथॉरिटी ज्यादा होती है। अब जनरली इसमें आपको स्टेटस मिला मतलब आपको ज्यादा सैलरी या ज्यादा पे आउट मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, राइट, बट वो पोजीशन से आपको जो स्टेटस मिलता है उसके वजह से जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, रिकॉग्निशन मिलता है, लोगों में एक पहचान मिलती है, एक ऑरा जनरेट होता है, वो आपकी जो एस्टीम नीड्स है, ईगो सेटिस्फैक्शन नीड्स है, इसको यहाँ पे फुलफिल करता है और एक तरीके से आपको मोटिवेट करता है। बहुत लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं बिकॉज दे वांट टू बी द कैप्टन ऑफ द टीम और लीडर ऑफ द ग्रुप, तो इसके लिए भी लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अच्छा बाबू, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की बात करोगे ना तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का पहले मतलब समझो। आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी में जो लोग हैं उनका नेचर कैसा है, आपके साथ जो कम्युनिकेशन होता है, क्या ओपन कम्युनिकेशन है, आप फ्रीली काम कर सकते हो, क्या स्ट्रेस फ्री काम कर सकते हो, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। आप दिन का ज्यादातर काम अपने ऑफिस में या अपने वर्क प्लेस पे बिताते हो, तो वहां का एनवायरनमेंट अच्छा होना, लोगों का नेचर अच्छा होना, बातचीत फ्रीली कर पाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग काम करना चाहते हैं और इसीलिए ये भी एक फैक्टर ऑफ मोटिवेशन के तौर पे यहाँ पे एक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज करियर एडवांसमेंट। बेसिकली आपको ट्रेनिंग देना, आपको अपॉर्चुनिटीज देना कि आप अपने करियर में ग्रो कर सको, आप अपने करियर में आगे बढ़ सको। तो कंपनीज अगर आपको यहाँ पे करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज देती है, फॉर एग्जांपल काफी कंपनीज ऐसी होती है जो अपने बेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज का एजुकेशन स्पॉन्सर करती है, काफी कंपनीज ऐसी होती है जो अपने बेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज है उनको ट्रेनिंग्स के लिए भेजती है, उनको नई नई चीजें सिखाती है, नई नई टेक्नोलॉजी सिखाती है। तो ये जो करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है ये आपके स्किल्स को डेवलप करके, आपको ट्रेनिंग देके, आपको नई नई चीजें सिखा के अपने करियर में ग्रो करने का, आगे बढ़ने का एक मौका देती है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है बेसिकली आपको चैलेंजिंग काम देना। देखो बेटा, चैलेंजिंग काम देने से ये होता है कि आप एक तरीके से ये फील करते हो कि भाई मेरे में वो काबिलियत है तभी मेरे को ये चैलेंजिंग काम दिया। प्लस जब भी आपको एक चैलेंजिंग काम मिलता है तो आपको अपने आप को प्रूव करने का एक मौका मिलता है जहां पे आप अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट, अपने नॉलेज को प्रूव कर सकते हो। तो जब आप लोगों को एक चैलेंजिंग काम देते हो, एक चैलेंजिंग टास्क देते हो ना, तो ये भी एक तरीके से उनके लिए मोटिवेशन के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन में बेसिकली एम्प्लॉयज को यहाँ पे अवार्ड्स देना, ठीक है, रिवॉर्ड्स देना, रिवॉर्ड्स नहीं, मेडल्स कह सकते हो इसको,
अवार्ड्स देना या फिर मेडल्स देना या ट्रॉफीज देना या सर्टिफिकेट देना, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर, तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। जो भी एम्प्लॉय मेहनत करता है, काम करता है, टारगेट पूरा करता है, उनको हम अवार्ड देते हैं, ठीक है, उनको मेडल्स देते हैं, सर्टिफिकेट्स देते हैं, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, स्टार परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, बेस्ट सेल्समैन ऑफ द ईयर। तो ये भी एक तरीके से एम्प्लॉयज के लिए मोटिवेशन के तौर पर काम करता है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन अगेन एम्प्लॉय की ईगो सेटिस्फैक्शन के ऊपर काम करता है। तो रिकॉग्निशन जो है, इसलिए मैंने कहा था कौन सी नीड पूरी करता है, तो एम्प्लॉय की जो सेल्फ एस्टीम नीड्स होती है वो यहाँ पे पूरी करता है। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट एंड दैट इज द जॉब सिक्योरिटी। बाबू अगर जॉब सिक्योरिटी की बात करें ना, तो जॉब सिक्योरिटी का मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है? जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है एम्प्लॉय को एक परमानेंट पोजीशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन देना, जहां पे कभी भी मेरी जॉब चले जाएगी, कल मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मेरा क्या होगा, ये सोचने की जरूरत नहीं होती है। अब जॉब सिक्योरिटी काफी बार नेगेटिव भी हो सकती है, जहां पे एम्प्लॉय को एक बार आपने परमानेंट कर दिया, फिर एम्प्लॉय एकदम ऐसा फ्री हो जाता है कि भाई अब तो मेरी नौकरी परमानेंट है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। काफी बार उसका मोटिवेशन उसकी वजह से काम को लेकर कम भी हो सकता है। तो सोच समझकर ये इंसेंटिव आपको यूज करना चाहिए, बट एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स उनकी यहाँ पे पूरी होती है, जहां पे उनको आप एक स्टेबल जॉब देके मोटिवेट करते हो कि भाई तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा जॉब सिक्योर है, लेकिन तुम्हें मेहनत करके काम यहाँ पे करना होगा। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट एंड दैट इज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। अच्छा, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन की बात करोगे ना, तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एम्प्लॉयज को एक मौका देना, एक अपॉर्चुनिटी देना कि कंपनी जब भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है, तो डिसीजन लेते वक्त अगर उनका कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, तो वो शेयर कर सके। देखो, डिसीजंस हमेशा जिसके पास अथॉरिटी है वही लेंगे, जो लीडर्स है, जो मैनेजर्स है, वही कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अपना जो वॉइस है, अपना जो ओपिनियन है, वो वॉइस आउट करना, अपने सजेशंस देना, अपने फीडबैक्स देना, ये मौका मिलना भी आपके लिए एक यहाँ पे इंसेंटिव बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करना, ये भी एक तरीके से एम्प्लॉय के लिए एक इंसेंटिव हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पे सुपरविजन एंड मोटिवेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग पे आ चुके हैं, जो कि है लीडरशिप। लीडरशिप का जनरली कंसेप्ट एंड जो टाइप्स ऑफ लीडरशिप है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्फेयर, वो यहाँ पे आता है। ठीक है, लीडरशिप के फीचर्स भी गिवन है, वो भी आपके सिलेबस में है। एक एक सेंटेंस का फीचर है, और जो मैं कंसेप्ट करा रही हूं उसी के सेंटेंसेस फीचर में है, तो इसीलिए मैं उसको रिपीटेटिव यहाँ पे नहीं करा रही। ओके, पहली चीज तो लीडर का ना मतलब समझो, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन में आता है आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, तो बच्चे लीडरशिप कंसेप्ट है वही नहीं पहचान पाते हैं। देखो, लीडरशिप की बात करें तो एक लीडर का काम होता है टू इन्फ्लुएंस people to act in a particular way willingly। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको यहां पे बता दूं। ठीक है, अगर आप कोई भी लीडर की बात करोगे तो लीडर का मतलब क्या होता है, ये लीडरशिप कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? लीडर के हमेशा फॉलोवर्स होता है। फॉलोवर्स माने तो ऐसे लोग जो उनको मानते हैं, ठीक है, जो उनके नक्शे कदमों पे चलते हैं, जो उनकी सोच के हिसाब से चलता है। तो लीडर्स है इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको लोग मानते हैं, जिनको लोग पहचानते हैं, जिनकी बातें लोग मानते हैं, जिनकी बातें लोग सुनते हैं। तो एज अ लीडर हम लोगों को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं, माने तो उनको कन्विंस करते हैं टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, कि भाई वो मेरी बात सुने, वो मेरी बातों को माने, मैं जैसे कहूँ वो ये चीज को करे, और ये सारी चीजें विलिंगली। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको बोला भाई तू कर, नहीं तो मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा, नहीं, वो मेरी बात अपनी मर्जी से मान रहे हैं, वो मेरी कही हुई चीज अपनी मर्जी से फॉलो कर रहे हैं, कोई उसमें जोर जबरदस्ती या कोई उसमें डर नहीं है। तो इसको हम कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप। तो लीडर्स हमेशा इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सके, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है यहाँ पे अचीव कर सके। तो लोगों को इन्फ्लुएंस करना, कि वो आपके नक्शे कदमों पे चले, वो आपकी बात माने, आप जो कहो वो सुने, इसी को हम यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप कहते हैं। ओके, लीडरशिप के ना बेसिकली 3 स्टाइल्स होते हैं। आप किस तरीके से अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ डील करते हो, किस तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट करते हो, क्या वो आपको सजेशन फीडबैक दे पाते हैं, उसको हम
एक तरीके से क्लासिफाई करते हैं इनटू 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। सबसे पहली है दैट इज ऑटोक्रेटिक, जिसको हम यहाँ पे ऑथोरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं। सेकेंड है डेमोक्रेटिक, जिसको हम पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं। नेक्स्ट है लेज़र-फेयर, जिसको हम फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल भी यहाँ पे कहते हैं। ओके, अब ऑटोक्रेटिक लीडर का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेटिक लीडर एक ऐसा लीडर होता है जो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन फॉलो करता है। वो कहता है कि देखो भाई, मैं तुमको जो काम बोलता हूं ना वो तुम चुपचाप करो, ठीक है? तुम्हारा कोई सजेशन, कोई ओपिनियन, कोई भी फीडबैक मायने नहीं रखता है। मैं तुमको ऑर्डर्स दूंगा, तुम्हारा काम है बस चुपचाप मुंह बंद करके उसको फॉलो करना। तो ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव लीडर्स ऐसे होते हैं जो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ ओनली वन वे कम्युनिकेशन रखते हैं। अगर उनके सबऑर्डिनेट्स को अपने लीडर को कोई भी फीडबैक देना है या सजेशंस देने हैं या ओपिनियंस देने हैं, वो नहीं दे सकते। वो अपने लीडर्स के डिसीजन को यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ए लीडर हैं जो सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस देगा। बी सी डी ई उनके सबऑर्डिनेट्स हैं जो चुपचाप उसको फॉलो करेंगे, ना सवाल पूछ सकते हैं, ना ओपिनियंस दे सकते हैं, ना सजेशन दे सकते हैं। और इसीलिए इसको ना बॉस सेंटर लीडरशिप भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि है आपका डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप को ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप भी कहा जाता है, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहा जाता है। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप में जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स है वो यहां पे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। माने तो यहाँ पे जो भी लीडर है, डिसीजन लेने से पहले एम्प्लॉयज के अगर कुछ सजेशंस है, कोई फीडबैक है, कोई ओपिनियन है, तो वो उनसे पूछते हैं। देखो याद रखना, जो लीडर है वही डिसीजन लेता है, बट सबऑर्डिनेट्स को ओपिनियंस पूछना, फीडबैक पूछना, उनका कोई सजेशन है वो पूछना, उसको सुनना, इसी को हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप यहाँ पे कहते हैं। तो इसमें ना हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होता है, राइट? तो सबऑर्डिनेट्स को भी अगर अपने लीडर को कोई ओपिनियन देना है, कोई सजेशन देना है, कोई फीडबैक देना है, तो वो भी यहाँ पे दे सकता है। तो यहाँ पे ए लीडर है, बाकी सब सबऑर्डिनेट्स है, दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। लीडर डिसीजन लेने से पहले एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करना, उनका फीडबैक, सजेशन, ओपिनियन देना, ये यहाँ पे करते हैं। ओके, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट जो कि है आपकी लेज़र-फेयर लीडरशिप। लेज़र-फेयर लीडरशिप को सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लीडर है वो आउटसाइड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चला जाता है। माने तो लीडर कहता है कि भाई देखो, तुम अपना काम ना अपने तरीके से करो, अगर काम करते वक्त कहीं अटके, कोई दिक्कत है तो मेरे को पूछ लेना, बाकी तुम अपना काम अपने तरीके से करो, अपने डिसीजन खुद से ले लो, उसमें मेरी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स के बीच में ही कम्युनिकेशन होता है, वो अपने आप में ही सारे डिस्कशंस करके सारे डिसीजंस लेते हैं। लीडर इस डिस्कशन से बाहर रहते हैं, अगर उनकी जरूरत पड़ेगी तभी वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको हम कहते हैं लेज़र-फेयर, फ्री रेन या तो सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। ओके, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लास्ट एलिमेंट पे आ चुके हैं जो कि है द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के ऊपर 3 क्वेश्चंस है, प्रोसेस, टाइप्स एंड बैरियर्स। ठीक है, जिसमें प्रोसेस और बैरियर्स जो है उसके ऊपर रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं। टाइप्स के ऊपर भी एक आध बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग माना जाता है इवन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, पहले हम समझते हैं कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में कोई आइडिया, कोई मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन, कोई फीडबैक का शेयर होना। याद रखना, कम्युनिकेशन में मिनिमम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, एक अकेले व्यक्ति में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति है, उनके बीच में कोई आइडिया, कोई इंफॉर्मेशन, कोई फीडबैक, कोई चीज शेयर हो रही है, तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड कम्युनी से आया है, जिसका मतलब है कॉमन। इसको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जा सकता है, राइट? कम्युनिकेशन याद रखना ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। मतलब आप बातचीत कर रहे हो वो भी कम्युनिकेशन है, आप किसी को ईमेल या लेटर लिख रहे हो वो भी कम्युनिकेशन है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा टू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। बाबू प्रोसेस है तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। ठीक है, अगर बेटा मैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूं तो कम्युनिकेशन की शुरुआत हमेशा होती है एक सेंडर से। अगर मैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूं तो कम्युनिकेशन की शुरुआत हमेशा होती है एक सेंडर से।
सेंडर वो व्यक्ति होता है जो कम्युनिकेशन की शुरुआत करता है, जिसके दिमाग में कोई आइडिया, कोई इंफॉर्मेशन, कोई मैसेज है जो किसी को वो देना चाहता है। जैसे मेरे दिमाग में कोई बात है, मैं आपको कहना चाहती हूं, तो मैं सेंडर ऑफ द मैसेज हूं, मेरे से कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है। अब सेंडर के दिमाग में एक आइडिया है या एक मैसेज है या कोई सोच है, तो उसी को हम यहाँ पे कहते हैं मैसेज ऑफ कम्युनिकेशन। ए मैसेज का मतलब क्या होता है, मैं जो चीज बताना चाहती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सजेशन देना चाहती हूँ या मेरा कोई ओपिनियन बताना चाहती हूँ, तो ये जो सजेशन है, ओपिनियन है, जो मैं बताना चाहती हूँ, इसी को हम कहते हैं मैसेज। तो मैं सेंडर हूं, मेरे दिमाग में कोई एक चीज है, अब मेरे दिमाग में ये जो चीज है इसको हम कहते हैं मैसेज। अब मुझे ये मैसेज अगर किसी को देना है तो ऑब्वियसली उसको शब्दों में कन्वर्ट करना होगा। अगर मेरे दिमाग में कोई बात है या कोई ओपिनियन है या कोई सजेशन है, दिमाग की चीजें तो कोई पढ़ नहीं सकता, तो मेरे दिमाग में जो मैसेज है उसको मुझे शब्दों में, जो सामने वाला समझ सके, उसमें कन्वर्ट करना होगा। तो अपने दिमाग के मैसेज को शब्दों में यूजिंग इमेजेस, वर्ड्स, जेस्चर्स, इसमें कन्वर्ट करना, इसी को हम यहाँ पे कहते हैं एनकोडिंग। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो इसी को हम यहाँ पे कहते हैं एनकोडिंग। तो मैं एक सेंडर हूं, मेरे दिमाग में एक मैसेज है, मैंने उसको शब्दों में कन्वर्ट किया, तो उसको हम कहते हैं एनकोडिंग। अब मेरी बात को सामने वाले तक पहुंचानी है, ओके, तो कैसे पहुंचाओ? तो उसके लिए हम एक मीडियम या तो मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। बात पहुंचाने के लिए आप लेटर लिख सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, फोन कॉल कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो जो भी माध्यम के द्वारा आप अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हो, इसको हम यहाँ पे कहते हैं मीडिया। और ये कुछ भी हो सकता है, इंटरनेट, लेटर, फोन कॉल, फेस टू फेस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं एक सेंडर हूं, मेरे दिमाग में एक मैसेज है, उसको शब्दों में मैंने लिख दिया और उसको मैंने व्हाट्सएप के द्वारा सामने वाले तक पहुंचाया। मैसेज जैसे सामने वाले के फोन में जाएगा, वो मैसेज एनकोडेड फॉर्म में था, वो मैसेज सामने वाले के पास जाके डीकोड होगा। तो जो एनकोडेड मैसेज होता है सामने वाले तक पहुंचकर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। ए बेटा, मैं यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज कर रही हूँ, तो टेक्स्ट मैसेज एक सिग्नल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा सामने वाले के फोन में जा रहा है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज लिखूंगी, वो सिग्नल के द्वारा, टावर के द्वारा सामने वाले के फोन में जाएगा, वहां पे वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा। तो वहां पे जो मैसेज वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, उसी को हम यहाँ पे कहते हैं डीकोडिंग। और डीकोडिंग जरूरी है, तभी सामने वाला व्यक्ति मैसेज को पढ़कर समझ पाएगा, ओके। अब ये मैसेज रिसीवर के पास गया। रिसीवर कौन? जिस व्यक्ति को मैंने मैसेज दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे मैसेज दिया है रीना को, तो मैं सेंडर हूं, रीना रिसीवर है, राइट। तो मेरे दिमाग में एक बात थी, मैं सेंडर हूं, मैंने दिमाग में जो बात थी उसको मैसेज कहते हैं, मैसेज को शब्दों में कन्वर्ट किया, दैट इज एनकोडिंग। उसको मैंने इंटरनेट के द्वारा रीना को भेजा, ठीक है, दैट इज मीडिया। रीना के मोबाइल में मैसेज गया और टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ, दैट इज डीकोडिंग। रीना ने मैसेज खोला तो रीना रिसीवर है। अब रीना मैसेज को पढ़ती है, अगर समझती है तो रीना मुझे एक फीडबैक यहाँ पे देगी, ठीक है। फीडबैक कुछ भी हो सकता है, हाँ ठीक है, ओके समझ गई, हाँ ठीक है भेज देती हूँ, कुछ भी हो सकता है। फीडबैक का मतलब ये होता है कि सामने वाला आपके मैसेज को सही से समझ गया है। अगर फीडबैक पॉजिटिव है कि हाँ समझ गई, ओके ठीक है, तो मतलब कम्युनिकेशन पूरा हुआ, कम्युनिकेशन क्लियर था। अगर ये फीडबैक नेगेटिव है, सामने वाला कहता है क्या कह रही है, समझ में नहीं आ रहा है, हेलो तेरी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, जिसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन सही से नहीं हुआ है, राइट। फीडबैक कम्युनिकेशन में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही कंफर्म करता है कि रिसीवर आपकी बात यहाँ पे समझ चुका है, राइट। और ये फीडबैक नेगेटिव होने के कारण नॉइस भी होता है। नॉइस को वन ऑफ द बैरियर टू कम्युनिकेशन माना जाता है, ठीक है। तो नॉइस बेसिकली यहाँ पे कम्युनिकेशन को पूरा होने नहीं देता, उसमें रुकावटें पैदा करता है। काफी बार जैसे नेटवर्क इश्यूज है, राइट, या फिर आपने जो मैसेज लिखा वो आधा ही मैसेज पहुंचा, तो इसके कारण कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता, और इसी को, यही बैरियर को हम यहाँ पे नॉइस कहते हैं, ओके। कम्युनिकेशन के ऊपर अगर ब्रीफ क्वेश्चन आता है बेटा, तो यहाँ पे जो मैंने आपको डायग्राम दिया है, आप वो डायग्राम का इस्तेमाल बिल्कुल ही बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो, जिससे आपके मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, ओके। चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन।
अब आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो वो किस काम के लिए है, काम से जुड़ी बातें कर रहे हो या इधर उधर की नॉर्मल बातें कर रहे हो, उसके बेसिस पे टाइप्स क्लासिफाई होते हैं। कम्युनिकेशन को दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का सिंपल शब्दों में मतलब होता है काम और काम से जुड़ी बातें। तो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, दूसरे मैनेजर्स के साथ डेली बेसिस पे कम्युनिकेट करते हो, बट यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो जनरली काम से जुड़ा होता है। तो काम को लेकर कम्युनिकेशन कर रहे हो कि भाई प्रोडक्शन कहाँ तक पहुंचा, इस महीने कितना डिफेक्टिव रेट था, क्या आपने सबको काम अलोकेट कर दिया, मुझे यहाँ पे रिपोर्ट्स दिखा दो, मशीनरी क्यों खराब हो गई, क्या रिपेयर वाला आया, रिपेयर वाला क्या बोल के गया, काम से जुड़ी कोई भी बात है, तो इसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये कम्युनिकेशन सुपीरियर सबऑर्डिनेट में भी हो सकता है, दो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स में भी हो सकता है, कोई भी लोग में हो सकता है जो सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ काम और उससे जुड़ी बातें यहाँ पे होती है। अब इसमें कोई इंफॉर्मेशन हो सकता है, ऑर्डर्स हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस हो सकता है, फीडबैक हो सकता है, सजेशंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अगर मैं यहाँ पे फीचर्स या तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो सबसे पहला फीचर है फॉर्मल कम्युनिकेशन गोल ओरिएंटेड होता है। मतलब हम जो भी दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं या कोऑर्डिनेट करते हैं या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, पर्पस एक ही होता है कि हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करके काम को कर पाए और कंपनी के गोल्स अचीव हो पाए। नेक्स्ट, फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा सिस्टमैटिक होता है। मतलब हम यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके, स्केलर चेन फॉलो करके कम्युनिकेट करता है। ऐसा नहीं है इधर किधर भी चले गए, किसी से भी बात करने बैठ गए, नो। फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टमैटिक होता है जिसमें स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे फॉलो होता है। नेक्स्ट, फॉर्मल कम्युनिकेशन इम्पर्सनल होता है। इम्पर्सनल मतलब आप इसमें किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से या किसी एक पर्टिकुलर इंसान से कम्युनिकेट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, लेटर से मुझे एज अ मैनेजर मेरी टीम को कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डियर टीम, ओके, या तो टीम कॉमा इंफॉर्मेशन लिख के भेज देती हूँ। एक एक पर्सन के लिए अलग अलग ईमेल यहाँ पे नहीं लिखने बैठती। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो डेफिनेट होती है। किसने कम्युनिकेशन इनिशिएट किया, किससे कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई, ये आप पता कर सकते हो। इसीलिए मोस्ट केसेस में हम प्रेफर करते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटर्न फॉर्म में हो, लिखित में हो, कि हमें पता हो कि किसने ये लिखा है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज इंफॉर्मेशन डिले। अच्छा, फॉर्मल कम्युनिकेशन में बिकॉज ऑफ स्केलर चेन फॉलो करते हो, ए ने बी को बोला, बी ने सी को बोला, सी ने डी को बोला, बिकॉज ये लंबा चेन ऑफ कम्युनिकेशन आप फॉलो करते हो, तो इसकी वजह से काफी बार डिले ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। ठीक है, अब फॉर्मल कम्युनिकेशन के अगर मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करूं, अच्छा बिफोर आई गो टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसकी कुछ सब टाइप्स है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। इसके ऊपर पहले फोकस करते हैं। ठीक है, अच्छा, फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक होता है दैट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो याद रखना, कम्युनिकेशन बिटवीन अ सुपीरियर एंड देयर सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगर मान के चलो कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट, तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपके यहाँ पे सुपीरियर है, ठीक है, एंड ये आपके यहाँ पे सबऑर्डिनेट है, राइट। अब इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को कोई ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, सबऑर्डिनेट है वो सुपीरियर को यहाँ पे फीडबैक दे रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब अगर इसमें सुपीरियर है, वो अपने सबऑर्डिनेट को कोई ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या कोई चीज बता रहे हैं, ठीक है, तो वो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट कम्युनिकेशन जा रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है ना, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट फ्लो हो रहा है ना, डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। और वहीं अगर रिवर्स केस है, अगर सबऑर्डिनेट है
वो सुपीरियर को कोई फीडबैक दे रहे हैं, कोई सजेशन दे रहे हैं, वो सुपीरियर से कम्युनिकेट इनिशिएट कर रहे हैं, तो उसको हम कह सकते हैं वर्टिकली अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्या कह सकता है? वर्टिकली अपवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे सबऑर्डिनेट जो है सुपीरियर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन अपवर्ड फ्लो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू पीपल वर्किंग एट सेम लेवल in an organization communicating with each other। ठीक है, इसका एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। फिर एग्जांपल मान के चलो, यहाँ पे आपका मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है, वो कम्युनिकेट कर रहा है विद प्रोडक्शन मैनेजर, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर है ना। तो मार्केटिंग मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो दो लोग सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, दोनों मैनेजर्स है, दोनों असिस्टेंट मैनेजर्स है, दोनों लीडर्स है, दोनों स्कूल प्रिंसिपल्स है, सेम पोजीशन पे काम कर रहे हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट है जो कि है आपका यहाँ पे डायगोनल कम्युनिकेशन। तो डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? टू पीपल एट डिफरेंट positions and different departments communicating with each other। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपके यहाँ पे मार्केटिंग के मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर है, ओके, और ये है लेटर से असिस्टेंट एचआर मैनेजर। तो दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट पे है, दोनों की पोजीशंस भी अलग है, एक मैनेजर है, एक असिस्टेंट मैनेजर है। अब इन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में हो रहा है वर्टिकल, दो लोग सेम लेवल पे काम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, दो लोग अलग डिपार्टमेंट और अलग लेवल पे काम कर रहे हैं डायगोनल। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। अब हम जाते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ए बाबू, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? आप ऑफिस जाते हो, काम से जुड़ी बातें करते हो, काम से लेकर आपका कम्युनिकेशन होता है, बट क्या आप सिर्फ काम से जुड़ी बातें करते हो? क्या इधर उधर की बातें नहीं होती है कि भाई तू कैसा है, क्या चल रहा है, टिफिन में क्या लाया है, कल क्रिकेट मैच में क्या हुआ? ठीक है, तो ये भी तो बातें होती है ना। तो नॉन वर्क रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन होता है, ऐसी कम्युनिकेशन जो काम से जुड़ी नहीं होता है, इसी को हम यहाँ पे कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉयज के साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है, जहाँ पे जो एम्प्लॉयज की एक सोशलाइजिंग नीड्स होती है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता है, लोगों से बातचीत करना, खुशियां बांटना, गम को बांटना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एम्प्लॉयज को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने में भी यहाँ पे मदद करता है, राइट। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अगर फीचर्स की बात करें, सबसे पहला फीचर है फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एम्प्लॉयज यहाँ पे रोज आते हैं, ऑफिस आते हैं, घंटों घंटों काम करता है, तो भाई थोड़ी सी इधर उधर की बातें कर ली, अपनी मन की बात बोल दी, तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है, बेटर फील होता है, तो आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है। नेक्स्ट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फास्ट होता है, क्योंकि इसमें कोई भी स्केलर चेन फॉलो नहीं होता। मुझे किसी से बात करने में डायरेक्ट जाके कर सकती हूँ, कोई स्केलर चेन फॉलो करने की जरूरत नहीं, तो जनरली फास्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। स्प्रेडिंग ऑफ रूमर्स, जो कि एक नेगेटिव चीज भी यहाँ पे है, डिसएडवांटेज भी यहाँ पे है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में स्प्रेडिंग ऑफ रूमर्स यहाँ पे होते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता नहीं होती है, बात कहीं से भी शुरू होती है, ऐसे ही स्प्रेड हो जाती है, तो इससे ना अफवाहें बहुत ज्यादा फैलती है, जो एक डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी है।
नेक्स्ट है दैट इज ट्विस्टेड इंफॉर्मेशन, बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, मिर्च मसाला डालकर बोलना, ये चीजें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हो जाती है। नेक्स्ट है लीकेज ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये भी एक डिसएडवांटेज है। बहुत बार इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से कंपनी की कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कोई सीक्रेट्स है, वो भी लीक होने के चांसेस होता है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है स्ट्रेटेजीज टू यूज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अच्छा, स्ट्रेटेजीज टू यूज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं ना, तो स्ट्रेटेजीज टू यूज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एग्जैक्टली क्या कहता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, रूमर स्प्रेड होना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक होने की वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होना, बात को बढ़ा चढ़ाकर घुमा फिरा कर बोलना, है इसके डिसएडवांटेजेस। बट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ना आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन 100% नहीं रोक सकते। तो क्या करना चाहिए जिससे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होने भी दो, उससे कंपनी का नुकसान भी ना हो बल्कि फायदा हो? तो सबसे पहली चीज है कि अगर कम्युनिकेशन गैप्स है तो उसको आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के द्वारा सॉल्व कर सकते हो। अब काफी बार होता है कि मैनेजर है, बॉस है, उससे कैसे बात करूं, कैसे अप्रोच करूं, तो आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसमें कोई पोजीशन कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, उसके द्वारा ये गैप कम्युनिकेशन का जो होता है उसको रिजॉल्व कर सकते हो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है, राइट? तो कभी कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको ज्यादा लोगों तक एक साथ पहुंचानी है, जल्द से जल्द पहुंचानी है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूजफुल हो जाता है। द मैनेजर्स कैन रिसीव एक्यूरेट रिस्पॉन्सेस। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे कंपनी ने कोई नए रूल्स बनाए, कोई नई पॉलिसी बनाई, अब एज अ मैनेजर मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को पूछूंगी तो ऑब्वियसली उनको मेरी पोजीशन का डर है, तो कभी नहीं बोलेंगे कि नहीं ये गलत है, ये आपने क्यों किया, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं बोलेंगे। बट अगर मैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के तौर पे, दोस्त के तौर पे, कलीग के तौर पे पूछूंगी तो वो मुझे सच्चा ओपिनियन, सच्चा फीडबैक दे देंगे। तो ऐसे टाइम पे जब आपको करेक्ट फीडबैक चाहिए होता है, जेन्युइन फीडबैक चाहिए होता है, तो आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ब्रिंग्स इमोशनल रिलीफ, मतलब साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है। काफी बार एम्प्लॉइज बहुत स्ट्रेस्ड होता है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से बातचीत करके थोड़ा सा मन शांत हो जाता है, हल्का सा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट। अब हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, एग्जाम में आने के 95% प्लस चांसेस है। ओके, एंड दैट इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर का मतलब होता है रुकावट जो आपके कम्युनिकेशन को पूरा करने नहीं देती। अब ये जो बैरियर है या रुकावटें है, इसको 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है: सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल, और उसी को मैं यहाँ पे डिटेल में कराने वाली हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं सिमेंटिक बैरियर्स पे। बेटा सिमेंटिक बैरियर्स का पहले मतलब समझो। हम कम्युनिकेशन करते वक्त शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, काफी ऐसे शब्द होते हैं जिसके अलग अलग मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ प्रिंसिपल, तो एक होता है स्कूल का प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट, एक होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब वर्ड एक ही है प्रिंसिपल, बट उसके मतलब अलग अलग है। तो ऐसे वर्ड जिनके अनेक मतलब होते हैं, या फिर कभी आपने सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, या कभी आधा अधूरा मैसेज लिख दिया, या कभी मैसेज में ग्रामेटिकल एरर्स कर दिए, उसकी वजह से अगर कम्युनिकेशन एरर होता है, सामने वाला आपका कम्युनिकेशन नहीं समझ पाता, तो इसको हम कहते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स प्योरली शब्दों का खेल होता है, जहां पे शब्दों के गोलमाल की वजह से सामने वाले तक सही मैसेज नहीं पहुंच पाता। अब उसमें सबसे पहला सिमेंटिक बैरियर है बैडली एक्सप्रेस मैसेज। आधा अधूरा मैसेज लिखा, सेंटेंस ऊपर नीचे कर दिया, इनकरेक्ट ग्रामर कर दिया, उसकी वजह से सामने वाला मैसेज नहीं समझ पाया, तो इसको हम कहते हैं बैडली एक्सप्रेस मैसेज, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। राइट, नेक्स्ट है दैट इज सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग। बहुत ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनके अनेक मतलब होता है। अब आपने मतलब क्लैरिफाई किया नहीं, आपने बोला अब इसका मतलब क्या है, बहुत अच्छा है, ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग, ऊपर देख ऊपर, ठेंगा। ठीक है, अरे भाई मतलब क्या है, एक ही सिंबल के अनेक मतलब है, तो आपने मतलब क्लैरिफाई नहीं किया, सामने वाला समझ नहीं पाया कि आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो, है ना। नेक्स्ट है दैट इज फॉल्टी ट्रांसलेशन। अब मैं एक वर्कर हूं, फैक्ट्री वर्कर हूं, मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आती, ठीक है, तो नोटिस पे लिखा था कि भाई इंग्लिश में मैसेज कुछ तो लिखा था। फॉर एग्जाम्पल एक मैसेज होता है आई वॉन्ट टू ब्रेकअप, ठीक है, लेट अस से आई वॉन्ट टू ब्रेकअप।
अब मैंने मेरे दोस्त को बोला भाई ये क्या कह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अंग्रेजी में भेजा है मैसेज। मेरा दोस्त कहता है मैसेज आया है मेरे को तेरे को तोड़ने का है? मतलब क्या है? तो भाई काफी बार ऐसे होता है कि हमें कोई लैंग्वेज नहीं आती, हम किसी को बोलते हैं आप मेरे को ट्रांसलेट करके दे दो, ठीक है, वो सामने वाला ट्रांसलेशन ही गलत कर देता है, इसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो जाना। तो इसी को हम कहते हैं बेटा फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन में जो व्यक्ति ट्रांसलेट कर रहा होता है मैसेज को, वो मैसेज को गलत ट्रांसलेट कर देता है, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आज टीचर ने स्कूल में अनाउंस किया कि कल है ना कोई भी टेक्स्ट बुक आपको नहीं लानी है, ठीक है, तो आपने बोला क्या बात है भाई, कल स्कूल को छुट्टी है, कल कोई क्लास नहीं हो रही है, कोई किताब नहीं लानी है, क्या बात है। बट बाद में आपको पता चला कि स्कूल तो थी, टेक्स्ट बुक इसीलिए नहीं लानी थी क्योंकि कल सारे प्रैक्टिकल लेक्चर्स थे, तो उसके लिए किताबों की जरूरत नहीं थी, है ना। तो ऐसे काफी बार आप मैसेज कहते हो, सामने वाला कुछ और ही समझ बैठता है, कुछ और अज्यूम कर लेता है, तो उसको क्लियर करना जरूरी है कि भाई कल स्कूल आना है, हाँ, किताबें नहीं लानी क्योंकि कल प्रैक्टिकल सेशंस है, याद रखना। हाँ, तो ये क्लैरिफाई करना जरूरी है, सामने वाला गलत अज्यूम कर लेगा, गलत अंदाजा लगा लेगा, तो उसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन का मतलब होता है ऐसे डिफिकल्ट टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो एक लेमैन आम आदमी के लिए समझना डिफिकल्ट है। अब जैसे डॉक्टर्स है, तो जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है उसके अजीब अजीब नाम होता है, तो अजीब अजीब नाम होंगे, आप उसको नहीं समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट का नाम है पोथोस, अब मैं बोलूंगी कि पोथोस प्लांट है, तो आप बोलोगे मतलब मैम कौन से जंगल से लाए हो? ए बाबू, जो मनी प्लांट होता है ना उसी को पोथोस कहा जाता है, तो उसके साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स अलग होता है, राइट। तो हमें अगर ये टेक्निकल वर्ड्स यूज किए, साइंटिफिक नेम्स यूज किए, तो शायद समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो सामने वाला ना समझ पाए, इसको हम कहते हैं टेक्निकल जार्गन। ओके, नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। आप कह कुछ और रहे हो, आपका एक्सप्रेशन, आपका टोन कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मैं ना आज बहुत गुस्सा हूं, अरे गुस्सा हो तो खुश क्यों हो रहे हो? तो चेहरे पे खुशी है, बोल रहे हो गुस्सा हो, ऐसे कैसे चलेगा? तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस, आपके टोन और आपके शब्द मैच नहीं हो रहे, तो सामने वाला ना कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, और आपके बात को समझ नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर से आपका दिमाग का खेल होता है, मेरा कोई चीज पे ध्यान नहीं है, ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो उसकी वजह से मैं चीजों को नहीं समझ पाती, कम्युनिकेशन नहीं समझ पाती, तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ओके, सबसे पहला साइकोलॉजिकल बैरियर है प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। किसी की बात पूरी होने से पहले आधी अधूरी बात पढ़कर ही अंदाजा लगा देना, ये तो यही कहना चाह रहा है। अब आपने बात पूरी सुनी नहीं या पूरी पढ़ी नहीं और आधी बात में ही आपने अंदाजा लगा लिया, तो इससे बेटा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। तो पूरी बात सुनना या पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज लैक ऑफ अटेंशन। सामने वाला कुछ कह रहा था बट मेरा यहाँ पे ध्यान नहीं था, तो उसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो जाना। बेटा बहुत बार ऐसे होता है, हम डिस्टर्ब्ड है, रात को नींद पूरी नहीं हुई, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, सामने वाला कुछ कह रहा है बट हमारा उसकी बात पे ध्यान ही नहीं है। ध्यान नहीं है तो आप चीजें समझ नहीं पाओगे, उसकी वजह से यहाँ पे आपका मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है दैट इज लॉस बाय पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन का मतलब होता है जब आपको चीजें याद नहीं रहती। अब मेरे को किसी ने बोला यहाँ पे कि राज को बता देना कि उसको मैनेजर को 5 बजे आज मिलना है, मैंने बोला ठीक है सर। अब जाते जाते मैं भूल गई, तो राज मिला, राज को बोला हाय राज, मैनेजर ने तेरे को मीटिंग के लिए बुलाया है। तो राज ने पूछा ठीक है कितने बजे? मैंने बोला शायद तो 6 बजे बोला था, तो 6 बजे चले जाना। तो चीजें याद नहीं थी, याद नहीं रहने की वजह से आधी इंफॉर्मेशन दी या गलत इंफॉर्मेशन दी, उसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो जाना, राइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट मतलब किसी पे भरोसा नहीं है। तो मुझे अगर किसी पे भरोसा नहीं है, वो कोई बात कहेगा तो मैं उसकी बात पे मानूंगी ही नहीं ना। जैसे वो एक था ना शेर आया या भेड़िया आया वाली कहानी थी, वही कहानी इसका एक एग्जाम्पल है। मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है ना, तो मैं उसकी बात को नहीं सुनूंगी, मैं उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, और उसकी वजह से भी मिसकम्युनिकेशन यहाँ पे हो जाता है। ओके, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है
ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बहुत डिफिकल्ट पॉलिसीज है, बहुत सारे लोग और डिपार्टमेंट्स है, समझ में नहीं आता कब किसके साथ कम्युनिकेट करना है। उसकी वजह से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है या कम्युनिकेशन इश्यू होता है तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बैरियर। ओके, सबसे पहला है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत स्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन पॉलिसीज है, जैसे बहुत स्ट्रिक्टली स्केलर चेन फॉलो होता है, आप इससे बात ही नहीं कर सकते, आप उससे कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, आपको इसको ही बोलना है, तो उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन इश्यूज एंड बैरियर्स यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट है वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर बेटा रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो एक तरीके से जो ओपन कम्युनिकेशन है ना वो रेस्ट्रिक्ट करता है, और फिर ये रूल्स और रेगुलेशंस के चक्कर में लोग आसानी से फ्रीली कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। तो रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी है, बट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस कम्युनिकेशन में रुकावट ला सकता है। नेक्स्ट है दैट इज स्टेटस डिफरेंस। स्टेटस डिफरेंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कोई कलीग है या आपके सुपीरियर है, वो बहुत ही ज्यादा स्टेटस कॉन्शियस है, ठीक है, मतलब वो एकदम आपको आपकी बातों पे जज कर लेते हैं, ठीक है, या उनको लगता है यार ये कौन होता है मेरे को बताने वाला, इसको क्या आता है। तो अगर वो बहुत ज्यादा स्टेटस कॉन्शियस है कि आप मेरे से ऐसे बात क्यों कर रहे हो, आप मेरे से छोटे हो, तो ऐसे केस में ना काफी बार ये कम्युनिकेशन में रुकावट बन जाता है। सामने वाला बात करने से डरता है, सामने वाला कुछ बोलने से डरता है। तो अगर बहुत ज्यादा स्टेटस कॉन्शियस सुपीरियर्स मिल जाते हैं जो हर बात पे आपको टोकते हैं, रोकते हैं, नीचा दिखाते हैं, तो उनसे हम बात करना नहीं चाहते, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। अब बेटा मैं ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज की बात करूं, मान के चलो आपका कोई कंप्लेन है, कोई ग्रीवियंस है, कोई फीडबैक है, आपको शेयर करना है, कहाँ शेयर करोगे? तो अगर आपके पास कोई फीडबैक या कंप्लेन या ग्रीवेंस शेयर करने के लिए मैकेनिज्म या कंप्लेन बॉक्स या ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम या कोई ईमेल आईडी नहीं है, तो उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, आप अपनी बात शेयर ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए लास्ट कैटेगरी पे जाते बेटा, जो कि है यहाँ पे पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स जनरली आपसी रंजिशें जो होती है कि भाई मैं उससे बात क्यों करूं, मेरी उससे नहीं बनती, ये मेरे पहचान का नहीं, मैं उसको क्यों बताऊं, इसकी वजह से कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं पर्सनल बैरियर्स। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन इट्स सबऑर्डिनेट्स, कि भाई मैं एक सुपीरियर हूं, मेरे को अपने सबऑर्डिनेट्स पे कोई भरोसा नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कोई भी बात कहते हैं तो मेरे को लगता है भाई इनको क्या आता है, ये कौन बोलने वाले होता है, तो मेरा ना उनकी बातों पे, उनके ओपिनियंस पे, उनके सजेशंस के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, और इसीलिए मैं उनकी बात यहाँ पे नहीं सुनती, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंसेंटिव। अब सबऑर्डिनेट सजेशन देते हैं, वो सजेशन से कंपनी को फायदा भी होता है, बट कंपनी उनको कोई इंसेंटिव कुछ रिटर्न्स में नहीं देती, तो धीरे धीरे सबऑर्डिनेट सजेशन देना ही छोड़ देंगे, है ना। तो लैक ऑफ इंसेंटिव भी कम्युनिकेशन बैरियर के तौर पे एक्ट करता है। नेक्स्ट दैट इज फियर ऑफ अथॉरिटी। बेटा फियर ऑफ अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो फियर ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई बॉस है ना, तो मेरे को अपने बॉस से बात नहीं करनी, मेरे को उससे बात करने को डर लगता है या कुछ भी हो, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे फियर ऑफ अथॉरिटी, कि भाई मेरे को डर लगता है बात करने के लिए, इसके लिए मैं बात नहीं करती हूँ, बात करना अवॉइड करती हूँ, तो ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर के तौर पे एक्ट करता है। नेक्स्ट है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। मेरे को उससे बात ही नहीं करनी, मेरी उससे बनती नहीं, है ना, तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मेरा उससे झगड़ा है, तो मेरा किसी से बात ना करने का मन करना, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। ओके, अब देखिए कम्युनिकेशन बैरियर्स कई रीजन से होते हैं, तो ये कम्युनिकेशन बैरियर को कैसे सॉल्व किया जाए ये यहाँ पे बताया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। ये बैरियर्स को कैसे सॉल्व किया जाए, ये कम्युनिकेशन एरर्स को कैसे रिड्यूस किया जाए। सबसे पहला तरीका है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेटिंग। बात कहने से पहले या लिखने से पहले अपने दिमाग में सॉर्ट कर लो कि आप क्या एग्जैक्टली कहना चाहते हो, और उसको प्रॉपर शब्दों में और सेंटेंसेस में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो कोई भी बात कहने से पहले अपने दिमाग में क्लियर कर लेना कि भाई आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो। कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। अब मुझे पता है कि मेरे रिसीवर को इंग्लिश नहीं आती या इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो इंग्लिश में मत कम्युनिकेट करो, हिंदी आती है हिंदी में करो। रिसीवर की नीड्स को समझो, छोटा बच्चा है तो उसे उस तरीके से कम्युनिकेट करो, स्लो कम्युनिकेट करो, सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करो, रिसीवर की नीड्स को समझो। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग।
ठीक है, काफी बार अगर आपको कोई मैसेज लिखना है, मेल लिखना है, तो आप एक दो लोगों को बता सकते हो कि देख मैंने मैसेज लिखा है, सही है क्या, इसको समझ में आ रहा है क्या, प्रॉपर है क्या, आप कंसल्ट कर सकते हो। तो दूसरों से कंसल्ट करके भी आप कम्युनिकेशन यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, टोन, कंटेंट ऑफ द मैसेज। तो आपका टोन, लैंग्वेज और कंटेंट मैच होना चाहिए। जैसे मैं बहुत खुश हूं, बहुत गुस्सा हुआ मैं, तो आपका जो टोन है, लैंग्वेज है, मैसेज है, एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, ये चीजें मैच होनी चाहिए जिससे सामने वाला यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट, प्रॉपर फीडबैक। बीच बीच में ना पूछो, समझ में आया, क्लियर है क्या, ये बीच बीच में पूछो कि सामने वाला आपकी बात को समझ पा रहा है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर। तो कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर यहाँ पे क्या कहता है कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपने अपने एम्प्लॉइज को कोई काम दिया या कोई जिम्मेदारी दी, ठीक है, तो आज आपने काम दिया, जिम्मेदारी दी, प्रेजेंट कम्युनिकेशन। फ्यूचर में फॉलो अप लेते रहो, एक काम सही हो रहा है ना, याद है ना मैंने क्या बोला था, ठीक से समझ में आया था ना, क्लियर है ना, ये कॉन्स्टेंट फीडबैक लो। तो फ्यूचर में भी, कमिंग टाइम में भी आपको ये फीडबैक्स लेना, समझते रहना और कंसिस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है फॉलो अप कम्युनिकेशन। फॉलो अप कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने किसी को कोई मैसेज भेजा, सामने से रिप्लाई नहीं आया, तो भाई तेरे को मैसेज मिला ना, मेरी बात समझ में आई ना, ये फॉलो अप कम्युनिकेशन लो। बहुत बार ऐसे होता है कि हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, हमें फीडबैक नहीं आता, तो हमें फॉलो अप लेना होता है, फीडबैक लेना होता है, पूछना होता है कि भाई सही से मैसेज पहुंचा, नहीं पहुंचा, समझ में आया, नहीं आया। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बी अ गुड लिसनर। तो कोई अगर आपसे कोई बात कह रहा है, कोई मैसेज दे रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसकी बात को ध्यान से और अच्छे से सुनिए, क्योंकि सुनोगे तब तो कम्युनिकेशन समझ पाओगे। आप बात ही नहीं सुनोगे तो कम्युनिकेशन कभी भी कंप्लीट होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑलवेज बी ओपन माइंडेड। ठीक है, ओपन माइंडेड का मतलब होता है कोई बात कह रहा है ना, तो उसकी एक्सेप्टेंस रखो, इसको क्या आता है, ये क्या मेरे को बताएगा, ये कौन होता है मेरे को बोलने वाला, मत रखो। ऑलवेज बी ओपन माइंडेड, लोगों की बात सुनने के लिए, समझने के लिए हमेशा रेडी रहो। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज द कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज। कभी भी कोई भी मैसेज अगर दे रहे हो तो आधा अधूरा, आधे सेंटेंसेस, इनकम्प्लीट वर्ड्स नहीं होना चाहिए। प्रॉपर पूरा मैसेज लिखकर ही भेजो। आधा अधूरा मैसेज होगा तो सामने वाला उसको समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा जो डायरेक्टिंग चैप्टर है और उसके सारे एलिमेंट्स है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, मैं पूरा करती हूँ। जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क के तौर पे देके जा रही हूँ, और इसका जो आंसर है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो भाई उम्मीद करती हूँ चैप्टर आपके लिए क्लियर रहेगा, और अगर चैप्टर क्लियर है तो और एक चीज कर देना, कमेंट सेक्शन में यहाँ पे क्लियर है लिख देना, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आया, नहीं आया, कोई दिक्कत है, परेशानी है, डाउट है, तो वो भी पोस्ट कर सकते हो, वो भी मैं यहाँ पे आंसर कर दूंगी। ठीक है, बाकी आज के लिए यहीं पे, टड़ा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।